उठने ही वाला था कि तभी दो बूढ़े आदमी ने उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो? फिर बोले, हमारे साथ ऊपर चलो। वह आदमी कुछ पल रुका और जमीन पर पड़े सेब को देखने लगा, लेकिन वह जानना चाहता था कि ये दोनों अमीर लोग उससे क्या चाहते हैं। जैसे ही वह उस शानदार घर में पहुंचा, दोनों बूढ़ों ने उससे सीधा सवाल पूछा, क्या हम तुमसे एक बात पूछ सकते हैं? क्या तुम अमीर हो? आदमी ने बिना झिझक जवाब दिया, सच कहूं तो मेरे बैंक में एक भी पैसा नहीं है। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, वाह, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। उसकी बात सुनकर आदमी को लगा कि वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह गुस्से में बोला, अगर ऐसा है तो मैं चलता हूँ। तभी दूसरे बूढ़े ने जल्दी से कहा, रुको मिस्टर एडम, हमें गलत मत समझो, शायद हमारी बात ठीक नहीं लगी। ऑलिवर, इन्हें वह लिफाफा दे दो। बूढ़े ने दराज से एक लिफाफा निकाला और उसे दे दिया। आदमी उसे खोलने ही वाला था कि बूढ़े ने तुरंत रोक दिया, अभी मत खोलना, इसे ठीक दोपहर के 2 बजे खोलना। दूसरा बूढ़ा हंसते हुए बोला, अरे इसमें पैसे हैं। आदमी ने कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक नौकरी चाहिए। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमें तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई, इसलिए हमने तुम्हें यह लिफाफा दिया है। फिर उसने अपने साथी से कहा, जेमसन, इन्हें बस तक छोड़ाओ। जाते जाते बूढ़े ने फिर याद दिलाया, 2 बजे से पहले इसे मत खोलना, क्या तुम वादा करते हो? आदमी ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वह 2 बजे तक इंतजार कर पाएगा या नहीं। एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते उसे जोरों की भूख लग चुकी थी। खाने की खुशबू देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और एक रेस्टोरेंट में चला गया। अंदर जाते ही उसने एक अच्छी जगह पर बैठना चाहा, लेकिन उसकी फटी हुई हालत देखकर एक महिला ने वेटर को इशारा किया। वेटर तुरंत आया और बोला, सर, ये टेबल पहले से बुक है, आइए इस तरफ बैठ जाइए। आदमी ने बिना कुछ कहे दूसरी जगह बैठना मंजूर कर लिया। अब उसकी सारी नजरें मेज पर रखे उस लिफाफे पर थी। उसने उसे बड़े ध्यान से मेज के बीच में रखा और घड़ी देखी। अभी 2 बजने में 55 मिनट बाकी थे। उसे लगा कि लिफाफे में इतने पैसे तो जरूर होंगे कि वह आराम से खाना खा सके। उसने तुरंत मेन्यू उठाया और कहा, हैम और अंडे ले आइए, एक बड़ा फ्राई स्टेक, उसके साथ सारी साइड डिश भी, ऊपर से खूब सारी ग्रेवी डालना। फिर बोला, और एक बड़ा गिलास ठंडी बियर भी। थोड़ी ही देर में सारा खाना आ गया। भूखा आदमी टूट पड़ा। उसने इतना साफ खाया कि प्लेट में बचा हुआ सूप भी पहुंचकर खत्म कर दिया। फिर उसने घड़ी देखी, अभी भी 2 बजने में 30 मिनट बाकी थे। समय काटने के लिए उसने वेटर को फिर बुलाया, एक और ले आइए। वेटर ने हैरानी से पूछा, एक और? हाँ, और बियर लाना मत भूलना। वेटर ने पूछा, सब ठीक है ना सर? आदमी बोला, हाँ बिल्कुल। वेटर थोड़ा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना पैसे दिखाए यह आदमी इतना महंगा खाना कैसे मंगा रहा है। वेटर ने धीरे से दूसरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह इसका बिल भर पाएगा? दूसरा बोला, इसे एक मौका दे देते हैं। करीब 25 मिनट बाद आदमी खाना खत्म कर चुका था। वेटर तुरंत बिल लेकर उसके पास आया। 2 प्लेट अंडे, 2 स्टेक, टमाटर, मटर, गाजर, क्रीम, दूध, मसालेदार कॉफी और 2 गिलास बियर। कुल बिल 3 पाउंड 10 शिलिंग। धन्यवाद। आदमी ने घड़ी देखी और बोला, क्या आप 2 मिनट और इंतजार कर सकते हैं? वेटर ने कहा, अब और इंतजार नहीं हो सकता सर, कृपया बिल चुका दीजिए। आदमी समझ गया कि 2 मिनट पहले लिफाफा खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने धीरे से लिफाफा खोला, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसमें 1 मिलियन पाउंड का चेक रखा था। इतनी बड़ी रकम का चेक पूरे लंदन में हलचल मचा सकता था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि लिफाफे में इतना बड़ा चेक होगा। घबराहट में उसने वही चेक वेटर को दे दिया। चेक देखते ही वेटर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर बोला, मुझे माफ कीजिए सर, लेकिन मेरे पास इसका छुट्टा नहीं है। वह तुरंत चेक लेकर होटल की मालकिन के पास भागा। मैडम, क्या ये चेक सच में असली है? मालकिन बोली, इसे मिस्टर कार्डानो को दिखाओ। चेक की सच्चाई जानने के लिए उसे होटल के अकाउंटेंट के पास ले जाया गया। उन्होंने चेक को ध्यान से देखा और बोले, ऐसे चेक सिर्फ 2 ही हैं, मुझे नहीं लगता कि यह नकली है। किसी ने पूछा, आपको इतना यकीन कैसे है? उन्होंने जवाब दिया, अगर कोई ठग होता तो सबका ध्यान अपनी तरफ कभी नहीं खींचता। फिर उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन इसके कपड़े तो देखो। उसके फटे हुए कपड़े देखकर सब हैरान थे। फिर अकाउंटेंट मुस्कुराकर बोला, मुझे लगता है ये कोई अजीब करोड़पति है, शायद जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनता है। अगर हमने इसका चेक मान लिया तो आगे चलकर हमें फायदा ही होगा, और जहाँ तक बिल की बात है उसे भूल जाइए। इतना ही नहीं, उन्होंने उस आदमी का धन्यवाद भी किया कि उसने उनके रेस्टोरेंट में खाना खाया। इस तरह बिना एक पैसा खर्च किए उसे मुफ्त का शानदार खाना मिल गया। यहीं से उसके इस अनोखे सफर की शुरुआत हुई। लेकिन उस आदमी के मन में सिर्फ एक ही बात थी, वह उस चेक को वापस करने के लिए दोनों बूढ़ों के घर पहुंचा। आखिर कोई भी इंसान अचानक 1 मिलियन पाउंड का चेक पाकर घबरा जाएगा। लेकिन वहां पहुंचकर नौकर ने बताया, सर, वे दोनों जा चुके हैं। आदमी ने हैरानी से पूछा, क्या अभी तो 1 घंटे पहले यहीं थे? नौकर बोला, जी सर, वे विदेश चले गए हैं, अब 1 महीने बाद लौटेंगे। यह सुनकर आदमी और भी उलझन में पड़ गया। तभी उसे याद आया कि लिफाफे में एक चिट्ठी भी थी। उसने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, हम ये चेक तुम्हें 1 महीने के लिए उधार दे रहे हैं। अगर 1 महीने बाद तुम इसे सही सलामत हमें लौटा दोगे तो हम तुम्हें अपनी कंपनी में कोई भी नौकरी देंगे। और हाँ, ये जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि हमने तुम्हारे ऊपर एक शर्त लगाई है। असल में दोनों अमीर भाइयों के बीच बहस हुई थी। एक का कहना था कि अगर किसी अनजान आदमी के हाथ में 1 मिलियन पाउंड का चेक दे दिया जाए तो बिना एक पैसा खर्च किए भी वह बड़े लोगों जैसी जिंदगी जी सकता है, और उस शर्त के लिए इसी आदमी को चुना गया था। कुछ देर बाद वह अपने फटे पुराने कपड़ों में एक महंगी कपड़ों की दुकान पर पहुंचा। वह झिझकते हुए बोला, माफ कीजिए, क्या आप मुझे कुछ सूट दिखा सकते हैं? लेकिन जैसे ही उसने उसके पुराने कपड़े देखे, उसने जानबूझकर एक ऐसा सूट निकाल दिया जो बहुत लंबे समय से नहीं बिका था। बिल देने का समय आया तो सेल्स गर्ल को लगा कि अब यह आदमी पैसे न होने की बात करेगा। आदमी ने कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, 1 महीने बाद आकर हिसाब कर दूंगा। असल में मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। अच्छा, मैंने तो नहीं सोचा था कि आपके जैसे साहब बिना पैसे के खरीदारी करने आएंगे। आदमी ने बिना कुछ कहे अपना 1 मिलियन पाउंड का चेक निकालकर सामने रख दिया। चेक देखते ही लड़की के होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अब उसे सिर्फ एक बात का पछतावा। Your ad's ready, your audience is waiting, but your card just got declined. Again. Not with Facet, the one card that always works on Meta, Google, and TikTok ads. Fund your campaigns in seconds. No declines, no chasing your bank, no drama. The Facet था कि अस्सलामुअलैकुम, दिस इज रोहिल। आज हम आपके लिए प्रोडक्ट उसने दुकान का सबसे महंगा सूट नहीं दिखाया। उसी समय दुकान का मालिक वहां आ गया। उसने राख वाला डिब्बा और बाकी डिब्बे खोलने का आदेश दे दिया। तीनों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी लड़की अचानक रोते हुए गाड़ी से बाहर भागी। पुलिस वाले उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह नहीं रुकी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को चेतावनी के लिए गोली चलानी पड़ी। लड़की वहीं रुक गई। वह रोते हुए बार बार कह रही थी कि वह अपनी माँ की आखिरी निशानी किसी को नहीं देगी, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। धक्का मुक्की में राख का डिब्बा गिर गया और सारी राख जमीन पर बिखर गई। जमीन पर बिखरी अपनी माँ की राख देखकर शियाओ में जोर जोर से रोने लगी। उसकी एक्टिंग इतनी असली लग रही थी कि पुलिस वालों को भी उस पर तरस आ गया। आखिरकार पुलिस ने उन्हें जाने दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन मछली के डिब्बों को उन्होंने देखा तक नहीं, उन्हीं के अंदर चोरी किए गए
गए 42 कीमती गहने छिपे हुए थे। इस तरह वे बड़ी मुश्किल से उस चेकिंग से बच निकले, लेकिन फ्रांस से बाहर निकलना अभी भी आसान नहीं था। पुलिस ने दूर दूर तक हर रास्ते पर निगरानी लगा रखी थी। अगर वे आगे बढ़ते तो फिर से तलाशी हो सकती थी। इसलिए ओल्ड बाई ने पास के एक कैंप में रुकने का फैसला किया। सोचा कि हालात शांत होने के बाद आगे बढ़ेंगे। वहां पहुंचकर उन्होंने गाड़ी के चारों तरफ कई तरह की सुरक्षा का इंतजाम किया ताकि कोई अचानक हमला न कर सके, लेकिन मुसीबत फिर भी आ गई। शियाओ शुआई और शियाओ मेई ने अपना नकली भेष उतार दिया और नदी के किनारे घूमने लगे। तभी उन्हें पहले वाला एक गश्त करने वाला पुलिस वाला देख बैठा। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह परिवार नकली था। यह खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। उधर गाड़ी में बैठी शियाओ मेई को अचानक कुछ अजीब लगा। जहां हमेशा लोगों की आवाजें आती थीं, वहां चारों तरफ सन्नाटा था। दोनों को समझ आ गया कि उनका राज खुल चुका है। उन्होंने तुरंत ओल्ड बाई को फोन किया जो सामान खरीदने बाहर गया हुआ था और उसे भागने के लिए कहा। इधर पुलिस धीरे धीरे पूरे इलाके को घेरने लगी। स्नाइपर भी अपनी जगह तैयार बैठे थे। तभी अचानक गाड़ी के अंदर से गोलियां चलने लगी। कुछ देर बाद पुलिस कमांडर ने अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया ताकि बेवजह किसी की जान न जाए। तब गाड़ी के अंदर से लाउडस्पीकर पर आवाज आई, अगर पुलिस अंदर आई तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन अगर हमें 5 मिनट दिए जाए तो हम बता सकते हैं कि गहने कहाँ छिपाए हैं। कमांडर ने उनकी बात मान ली। 5 मिनट बाद फिर आवाज आई और उन्होंने एक पता बताया जहाँ गहने होने की बात कही। कमांडर ने अपनी टीम को उस जगह की जांच करने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक तेज दिमाग वाली महिला अफसर को शक हो गया। उसने देखा कि हर बार लाउडस्पीकर की आवाज बिल्कुल एक जैसी आ रही थी। उसे समझ आ गया कि यह कोई इंसान नहीं बोल रहा बल्कि पहले से लगाया गया रिकॉर्ड है। वह बिना डरे गाड़ी के पास पहुंची और दरवाजा खोल दिया। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ पहले से लगाए गए स्पीकर और बंदूकें थीं ताकि पुलिस को लगे कि चोर अभी भी अंदर है। असल में वे 5 मिनट सिर्फ पुलिस को उलझाकर भागने के लिए मांग रहे थे और गहनों का जो पता उन्होंने बताया था वह भी झूठा था। महिला अफसर ने गाड़ी का कालीन हटाया और नीचे बना गुप्त रास्ता खोल दिया। यह देखकर सब हैरान रह गए। गाड़ी एक पुराने कुएं के ऊपर खड़ी थी और चोर उसी रास्ते से भाग चुके थे। पुलिस तुरंत उस सुरंग में उतर गई और पीछा शुरू कर दिया। उधर चोरों को भी पता चल गया कि उनका भेद खुल चुका है। वे जल्दी से सुरंग से बाहर निकले और भागने लगे। तभी शियाओ शुआई की नजर पास खड़ी एक मालगाड़ी पर पड़ी। उसके दिमाग में एक शानदार योजना आई। उसने शियाओ मेई को पास की दुकान से गोंद लाने के लिए भेजा। फिर दोनों ट्रेन की छत पर चढ़ गए। उन्होंने ऊपर लगी तिरपाल का एक हिस्सा काटा और फिर उसे इस तरह चिपका दिया कि ऊपर एक खाली जगह बन गई। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और हर डिब्बे की तलाशी लेने लगी। आखिर में वे उसी डिब्बे तक पहुंचे। ऊपर छिपे दोनों लोग अपने हाथों से खुद को पकड़कर हवा में लटके हुए थे ताकि नीचे से दिखाई न दे। पुलिस ने नीचे अच्छी तरह देखा लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। दरवाजा बंद होते ही दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक पुलिस वाले ने ऊपर जाने वाली सीढ़ी देख ली। उसने छत पर चढ़कर भी जांच करने का फैसला किया। दोनों बिल्कुल चुपचाप पड़े रहे। पुलिस वाले ने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कुछ भी शक नहीं हुआ। वह सिर हिलाकर नीचे उतर गया। इस तरह दोनों ट्रेन की छत पर छिपे रहे। ट्रेन उन्हें बिना किसी शक के शहर से बाहर ले गई। बाद में वे सुरक्षित नीचे उतरे और स्पेन की तरफ निकल गए। इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार पूरी टीम 42 कीमती गहनों को सुरक्षित अपने ठिकाने तक ले आई। तेज बारिश के बीच सभी ने अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। इस कुछ पहले जैसा बना दिया। भूमिगत रास्ते की ईंटें भी शहरातले लोक अजून झोपले नाही. On this planet, the price of water is $8,000 per gram. If someone steals water, they are locked in a glass tank and left to dry and die. The average temperature here reaches 98 degrees. To survive in this environment, all living creatures have developed heat-resistant armor. The total wealth of this man named Snow is an astonishing $95 trillion. Drinking this one sip of water would be like losing $50 million. Today, he came to town with the intention of spending $400 million on a beer. The bar owner happily welcomed Snow, and at Snow's request, the owner handed him a bottle of beer. In reality, Snow is a fugitive. While sitting in the corner, he had just taken a sip of beer when 3 hunters recognized him. The hunters politely asked Snow to come with them. Sensing danger, Snow immediately pulled out his gun and launched the first attack. Although he took down 2 of them, one of his arms was still broken. At a critical moment, a strange woman came to his aid, and that's how the 2 of them met and decided to stay together. However, a man who looked like a lizard overheard their conversation. The surface temperature of the volcanic mountains reaches 380 degrees Celsius. During the day, they took shelter in a tent. Sahi Sondkayan. Specially made to escape the heat. When Snow opened the bandages to check his wound, he was stunned to see, on this planet, the price of water is $8,000 per gram. If someone steals water, they are locked in a glass tank and left to dry and die. The average temperature here reaches 98 degrees. To survive in this environment, all living creatures have developed heat-resistant armor. The total wealth of this man named Snow is an astonishing $95 trillion. Drinking this one sip of water would be like losing $50 million. Today, he came to town with the intention of spending $400 million on a beer. The bar owner happily welcomed Snow, and at Snow's request, the owner handed him a bottle of beer. In reality, Snow is a fugitive. While sitting in the corner, he had just taken
taken a sip of beer when 3 hunters recognized him. The hunters politely asked Snow to come with them. Sensing danger, Snow immediately pulled out his gun and launched the first attack. Although he took down 2 of them, one of his arms was still broken. At a critical moment, a strange woman came to his aid, and that's how the 2 of them met and decided to stay together. However, a man who looked like a lizard overheard their conversation. The surface temperature of the volcanic mountains reaches 380 degrees Celsius. During the day, they took shelter in a tent. Sahi Sondkayan. In the year 2070, rainfall began to decrease continuously across the world. Gradually, the Earth's water began to run out. In search of water, humans turned towards space and finally discovered a mysterious liquid substance on the moon. But this was no ordinary water. As soon as it touched any living thing, it would start growing rapidly. To understand this water, scientists began secret experiments at the Balhae research base on the moon. But suddenly, a terrible accident occurred, and all the scientists at the base were killed. The mission was a complete failure. 5 years later, seeing the water shortage, the government implemented a water rationing system. The higher one's rank, the more water they received. Ordinary people were angry with this decision and were demanding equal water for everyone. Meanwhile, the chief of the space agency, Kim, met with former scientist Song. She was previously an astrobiologist, but had now become an expert in animal behavior. At first, Song rejected the mission, but as soon as she learned the name of the Balhae base, she immediately agreed. Because 5 years ago, in that same accident, her elder sister was killed. Who was the chief scientist of that base? The command of this mission was in Captain Han's hands, while Song's job was to bring back the mysterious sample from the base. After landing on the moon, they had only 24 hours. After the rocket took off, their contact with Earth was broken due to a meteor shower. Seeing the situation worsen, the team had to land ahead of time. During landing, the module got stuck on the edge of a cliff. Then a heavy box fell, the glass broke, and Song fell down. Captain Han saved her life in time, but the satellite communication system was completely destroyed in the accident. Now they had no contact with Earth. They had to reach the Balhae base, located 7 kilometers away, on their own and complete the mission within 24 hours. During the landing, the only team member who knew the base well, Huang, was also seriously injured. His ribs were broken and he was having trouble breathing. In a short while, he died. To complete the mission, the team was forced to leave him there. Everyone ran quickly and finally reached the Balhae base and saved their oxygen in time. They turned on the life support system and made the base's gravity like Earth's. But as soon as they went inside, they found the body of a mercenary. The most surprising thing was that there were water-like bubbles on his body, meaning his death was caused by drowning. But where did so much water come from in this dry base on the moon? The space agency had said there was a radiation leak here, but everything inside the base seemed normal. Song suggested examining the body, but Captain Han wanted to find the sample first. The team restarted the power in the control room. The whole base started running again, but contact with Earth still couldn't be established. The good thing was that the atmosphere तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये है डिजिटल इन्वेस्टमेंट एरा, और ऑनेस्टली सबको थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, और एक्स्ट्रा भी अगर हाईएस्ट हो तो डाउनलोड द रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक ऐप नाउ, बिकॉज हमारे TDR प्रॉफिट रेट्स हैं सबसे हाईएस्ट, जो तुम चाहो. inside the base was now like Earth, so everyone took off their heavy space helmets. Some red-colored areas were visible on the base map, where entry was allowed only with the highest level of authorization. The surprising thing was that those same areas were previously reported as infected zones. Captain Han ordered the team to split up and search for the sample. Song found out that a microchip had been implanted in the body of every scientist at the base. She wanted to find her sister's body with the help of that chip, but the system wasn't working because it had been shut down for many years. During this time, Song found a mysterious tunnel. Over there, Captain Han and his team broke down a closed door. Behind the door lay the bodies of many scientists from the base. Looking at them, it was clear that they were trying to get out before dying. But the space agency's report said that they had all died earlier. Now the truth appeared to be something else. They had been locked in alive and left to die. The most surprising thing was that everyone's death was caused by drowning. The team opened storerooms number 1 and 2, but they had already been searched. No complete sample was found. Over there, when Song reached storeroom number 3, she received a signal from an unknown creature. Meanwhile, Rich asked Song to go to the control room and start the chip system. Song went there, while on the other side, water from the corpse entered Shu Chan's eye. In a short while, his condition began to deteriorate, and water started flowing from his ear. When Song reached the control room, the door was closed and there were blood stains outside. At that same time, it was discovered that Rich had suddenly disappeared. In fact, Rich had reached storeroom number 3 alone. There, he found an intact sample capsule. Then Song also arrived there. Suddenly, a mysterious creature attacked Rich, and he was killed on the spot. The doctor said that many bones in his body were broken. The team suspects Song, but the recording showed a Klai shadow running away with the capsule. Later, they found a vent through which the mysterious creature escaped. The strangest thing was that it also took the capsule, meaning it understood its value, and perhaps it... एक लड़के ने बचपन में गलती से जमीन पर गिरी हुई महंगी मछली के अंडे छक ली। उसे हैरानी हुई कि जिसे अमीर लोग इतना खास बताते हैं, उसका स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी उसे एक बात समझ आई, गरीब लोग खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, लेकिन अमीर लोगों के लिए खाना उनकी हैसियत और रुतबे का प्रतीक होता है। बड़ा होकर वह एक मशहूर शेफ बन गया। उसने अपने अनोखे व्यंजन और मार्केटिंग के दम पर अमीर लोगों को अपना दीवाना बना लिया। लोग उसके बनाए खाने की तारीफ करते, चाहे उसका स्वाद कैसा भी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक गरीब बस्ती की लड़की आया से हुई, जिसने उसकी सोच बदल दी। आया ने कभी किसी कुकिंग स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसके हाथ की बनाई हुई फ्राइड नूडल्स बहुत स्वादिष्ट थी। एक दिन एक ग्राहक ने उसकी डिश खाई और इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपना कार्ड दे दिया। घर जाकर जब आया ने कार्ड के बारे में पता किया तो वह चौंक गई। वह आदमी देश के सबसे मशहूर रेस्तरां के मालिक और महान शेफ पॉल की टीम से था। पॉल दुनिया के सबसे बड़े शेफों में गिना जाता था। उसके रेस्तरां में खाना खाने के लिए लोग महीनों तक इंतजार करते थे। अगले दिन आया दिए गए पते पर पहुंची। वहां उसे पता चला कि यह एक इंटरव्यू था। उसके साथ एक प्रोफेशनल शेफ भी मुकाबले में था। पॉल ने दोनों को फ्राइड राइस बनाने का काम दिया। दूसरे शेफ ने महंगी और शानदार सामग्री का इस्तेमाल करके समुद्री भोजन वाला फ्राइड राइस बनाया। वहीं आया ने सिर्फ बचे हुए चावल, 2 अंडे और साधारण सामग्री से अपना फ्राइड राइस तैयार किया। दिखने में दूसरे शेफ की डिश कहीं बेहतर लग रही थी, लेकिन पॉल ने सिर्फ खुशबू सूंघ कर ही फैसला कर लिया और प्रोफेशनल शेफ को घर भेज दिया। शेफ को यकीन
यकीन नहीं हुआ कि वह एक साधारण लड़की से हार गया। तब पॉल ने समझाया कि आया की जीत का कारण उसकी तकनीक थी। उसने चावल और आग के तापमान को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया था। इसके बाद पॉल ने पूछा कि वह यह नौकरी क्यों चाहती है। आया ने आत्मविश्वास से कहा, मैं कुछ बड़ा और अलग करना चाहती हूँ। पॉल उसकी महत्वाकांक्षा से प्रभावित हुआ, लेकिन बोला कि पहले उसे अपने पुराने तौर तरीके बदलने होंगे। आया ने रेस्तरां की यूनिफॉर्म पहनी और उसे लगा कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। पॉल खाने की गुणवत्ता को लेकर बेहद सख्त था। उदाहरण के लिए महंगे वाग्यू बीफ को इतनी बारीकी से काटना होता था कि उसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा नहीं हो सकती थी। आया के लिए यह बहुत मुश्किल था। कभी टुकड़े बहुत मोटे हो जाते तो कभी टूट जाते। पॉल की परफेक्शन की चाह और सख्त नियमों ने आया को मानसिक रूप से थका दिया, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। आया पर दबाव इतना बढ़ गया था कि वह अपनी सबसे अच्छी कुकिंग यानी तेज आंच पर पकाने में भी बार बार गलती करने लगी। आखिरकार पॉल का धैर्य टूट गया। उसने साफ कह दिया, अगर तुम इतना आसान काम भी नहीं कर सकती तो तुम्हारी जगह सिर्फ झुग्गी बस्ती में ही है। यह बात सुनकर आया बहुत दुखी हुई। वह नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन हार मानकर लौटना भी उसे मंजूर नहीं था। इसलिए उसने खुद को रसोई में बंद कर लिया और दिन रात अभ्यास करने लगी। थक कर चूर हो जाती तो वहीं किचन में सो जाती। पूरी रात की मेहनत के बाद आखिरकार आया ने परफेक्ट वाग्यू बीफ तैयार कर लिया। उसके हाथ और शरीर गर्म तेल से जल गए थे, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई और पॉल ने पहली बार उसकी तारीफ की। कुछ समय बाद आया को अपनी पहली बड़ी कुकिंग प्रस्तुति का मौका मिला। उसकी शानदार कुकिंग देखकर अमीर मेहमान दंग रह गए और खूब तालियां बजाई। लेकिन तभी पॉल ने दिखाया कि असली टॉप क्लास कुकिंग क्या होती है। उसने सिर्फ एक कच्चे बीफ के टुकड़े और लाल रंग की सॉस से ऐसी डिश बनाई, सभ्य दिखने वाले अमीर लोग भी उस पर टूट पड़े। कुछ लोग तो प्लेट में बची आखिरी बूंद तक चाट गए। असल में खाना इतना स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन अमीर लोगों को स्वाद से ज्यादा उस मशहूर शेफ का नाम और अपनी सामाजिक हैसियत दिखाने की परवाह थी। यह देखकर आया की सोच पूरी तरह बदल गई और वह पॉल से और भी ज्यादा प्रभावित हो गई। लेकिन जल्द ही उसे पॉल का एक और रहस्य पता चला। पॉल सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं पकाता था। अगर कोई गरीब परिवार भी पर्याप्त पैसे दे तो वह उनके लिए भी खाना बनाता था। एक दिन एक परिवार के लिए खाना बनाते समय पॉल ने 3 घंटे से तैयार हो रहा सूप सूंघा और गुस्से में पूरा सूप फेंक दिया। समय बहुत कम था, इसलिए सब घबरा गए। तभी पॉल ने नल का साधारण पानी लिया और उसमें इंस्टेंट नूडल्स का मसाला डालकर मिला दिया। कुछ ही मिनटों में वही स्पेशल सूप बन गया। फिर वह खुद मेहमानों के पास गया और बड़े गर्व से सूप परोसा। मेहमानों ने उसकी खूब तारीफ की और किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। यह देखकर आया हैरान रह गई। बाद में पॉल को पुराने सूप में एक झींगे का सिर मिला। वह तुरंत गुस्से से भर गया, क्योंकि उस परिवार की छोटी बच्ची को समुद्री खाने से गंभीर एलर्जी थी। अगर वह सूप पी लेती तो उसकी जान भी जा सकती थी। पॉल ने गलती करने वाले अपने पुराने साथी को बुरी तरह डांटा। वह व्यक्ति 10 साल से उसके साथ काम कर रहा था, मगर उसका साथी भी पॉल के घमंड और सख्त व्यवहार से तंग आ चुका था। गुस्से में उसने चाकू निकालकर पॉल पर हमला कर दिया। पॉल बच गया, लेकिन उसके शरीर पर हमेशा के लिए एक निशान रह गया। अस्पताल में भी पॉल का स्वभाव नहीं बदला। अस्पताल का खाना जानवरों का खाना कहकर खाने से मना कर देता था। सिर्फ आया ही उससे मिलने आई। वह अपने हाथों से बना हुआ खाना लाई और बोली, ये हमारे घर की खास रेसिपी है, इसे प्यार से बनाया जाता है, इसे खाने वाला खुश हो जाता है। लेकिन पॉल ने एक निवाला खाते ही सारे मसालों के नाम बता दिए और कहा, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ गरीब लोगों का बहाना है। अगर सफल होना है तो अमीर लोगों की कमजोरी समझो। उन्हें स्वाद से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें चाहिए महंगी चीजें, बड़ा नाम और ऐसा खाना जो उनकी हैसियत दिखा सके। आया इस बात से सहमत नहीं थी। वह गुस्से में अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर आई, वह चौंक गई। टीवी पर एक खबर चल रही थी जिसमें बताया गया था कि कल जिस परिवार को रेस्टोरेंट में सूप परोसा गया था, उन्हें किसी ने जान से मार दिया था। An old man plucked an apple from a tree. When he began to wipe a small injury on his hand, he saw that the wound on his palm healed itself in just a few seconds. At first, he thought it might be an optical illusion. He didn't pay much attention and ate that apple comfortably. But as soon as he reached a grocery store, another miracle happened to him. The shop employee spoke to him softly, but her voice sounded so loud to the old man that his ears began to ring. Panicking, he took off his hearing aid. Then he realized that his years-old hearing problem had been completely cured. Not only that, his weak vision of 1,000 numbers also became perfectly fine. Now he could see everything very clearly. He ran to the bathroom. He was shocked when he looked in the mirror. His white hair had become black and thick. In no time, he began to look about 20 years younger. Now he understood that all this was the wonder of that same mysterious fruit. And then suddenly, a robber entered the shop. The female employee froze there out of fear. The old man calmly told the robber to leave from here. But hearing his words, the robber got even more furious. He immediately pulled out a gun, pointed it at the old man, and began to threaten him. To save his and the woman's life, the old man picked up a nearby piece of wood and struck the robber's head with all his strength. A fierce scuffle broke out between the two, but the old man's strength was no longer what it used to be. He slammed the robber to the ground in just one blow. He himself couldn't believe where such immense strength had come from within him. When he saw the female employee's surprised and admiring looks, he understood that all this was the effect of that same mysterious fruit. After that day, he started eating that special fruit repeatedly. Every time after eating the fruit, his body would become even more powerful and younger than before. Now he would have fun in clubs and bars every night, dancing, wandering, drinking alcohol, or meeting new people. He could do every task easily without getting tired. To look young among women of his own age, he also began to constantly rely on that fruit. But he had absolutely no idea that this same carefree and luxurious life would later become his biggest trouble. One night, he was having fun in the bar as usual. Just then, a beautiful young woman came to him and began to talk with a smile. She was surprised how this man, over 80 years old, looked so young, powerful, and energetic. The old man was just about to reveal the secret of his mysterious power when suddenly his whole body began to tremble violently. In less than a minute, his young body became old and weak again. Seeing this, he got terribly panicked and immediately ran towards the bathroom. Enduring unbearable pain throughout his body, the old man somehow reached the mirror. When he saw himself in the mirror, he was stunned. His face was filled with wrinkles again, and he began to look old and weak as before. Panicking, he immediately opened his bag so that he could eat another magical fruit and become
become young again. But there was not a single fruit left in the bag. Only a dry and lifeless seed remained in it. In the hope of becoming young one last time, he put that seed in his mouth, but his old and weak teeth could not chew that hard seed at all. At that same time, an even more terrible pain spread throughout his whole body. The pain was so intense that he fell to the ground and even lost the strength to get up. Just then, the same young girl came into the bathroom whom he had met a short while ago. She kept watching him writhing in pain silently, as if she already knew that this was going to happen. After this, she somehow took the old man to that tree from where he had plucked that mysterious fruit. But now that huge tree had completely dried up. Not a single fruit was left on it. Then the girl told the whole truth. She said that this fruit doesn't truly make anyone young. It only uses up a person's remaining life and strength beforehand. Meaning, as many times as the old man made himself young, he kept ending his remaining life just as quickly. Finally, because of his greed and desire for luxury, he lost his own life. This is where the story ends. An old man plucked an apple. यह 80 साल का बुजुर्ग अभी अभी 6 करोड़ यूरो की लॉटरी जीत कर आया था, लेकिन खुशी इतनी ज्यादा हुई कि उसकी सांस ही अटक गई। जब देखभाल करने वाली नर्स रीना कमरे में पहुंची तो उसकी नजर बुजुर्ग के हाथ में पकड़ी लॉटरी टिकट पर पड़ी। इतनी बड़ी दौलत देखकर किसी का भी मन डोल सकता था। रीना का भी डोल गया। उसने सोचा कि अगर वहाँ मौजूद 2 लोग भी इसे बांट लें तो दोनों को 3-3 करोड़ यूरो मिल जाएंगे, जो पूरी जिंदगी के लिए काफी है। लेकिन दूसरी नर्स मेहर अलग सोच रखती थी। उसका मानना था कि इंसान को अपनी सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए। जो चीज उसकी नहीं है उसे नहीं लेना चाहिए। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी तीसरी नर्स आयरा भी वहाँ आ गई। उसने सारी बात सुन ली। उसका कहना था कि जब वह भी इस राज की गवाह बन चुकी है तो उसका भी हिस्सा बनता है। रीना पहले आयरा को चुप रहने के लिए 1 करोड़ यूरो देने को तैयार थी, लेकिन आयरा इतनी भोली नहीं थी। उसने साफ कह दिया, या तो सब बराबर बांटेंगे या फिर मैं सबको बता दूंगी। इतने में कमरे का दरवाजा फिर खुला। इस बार वृद्धाश्रम के निदेशक और कर्मचारी जावेद अंदर आए। मेहर को लगा कि अब यह तमाशा खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत लॉटरी टिकट उन्हें देते हुए पूरी घटना बता दी। लेकिन टिकट पर जीत की रकम देखकर निदेशक का रवैया बदल गया। उसने कमरे में मौजूद लोगों की गिनती की और बोला, 6 लोग हैं तो हर एक का हिस्सा बनता है। यह सुनकर मेहर स्तब्ध रह गई। बाकी सभी लोग खुशी से झूम रहे थे, लेकिन मेहर बार बार यही कह रही थी कि किसी मृत व्यक्ति का पैसा चुराना गलत है, मगर अगर एक भी व्यक्ति राजी न होता तो पैसा बांटना संभव नहीं था। रीना और जावेद जानते थे कि मेहर दिल की बहुत नरम है। वे उसके सामने रोने लगे। उन्होंने कहा कि मरने से पहले उस बुजुर्ग की देखभाल हमेशा उन्होंने की थी। उसके अपने बच्चे कभी उससे मिलने तक नहीं आए, इसीलिए असली हकदार वही लोग हैं जिन्होंने उसकी सेवा की। लगातार समझाने बुझाने के बाद मेहर आखिरकार मान गई। कुछ समय बाद सभी ने मिलकर इनाम की रकम हासिल कर ली। मेहर के हिस्से में 1 करोड़ 20 लाख यूरो आए। रकम भले दूसरों से कम थी, लेकिन वह फिर भी इतनी बड़ी थी कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वह गरीबी से बाहर निकल आई और अपने युवावस्था के सपने पूरे करने लगी। उसने दुनिया घूमने का फैसला किया और यात्राओं पर निकल पड़ी। लेकिन ठीक 1 साल बाद उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। उन लोगों में शामिल वृद्धाश्रम का निदेशक मर चुका था। उसकी मौत बेहद अजीब तरीके से हुई थी। समुद्र में घूमते समय अचानक एक तेज रफ्तार यॉट ने उसे टक्कर मार दी थी और उसका शरीर बुरी तरह कुचल गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यॉट चलाने वाले व्यक्ति का नाम हेनरी था, वही नाम जो उस बुजुर्ग का था जिसकी लॉटरी उन्होंने बांटी थी। यह सुनकर आयरा डर गई। उसे लगने लगा कि वह लॉटरी अभिशप्त थी और जिसने भी उसका हिस्सा लिया है उसके साथ कोई न कोई भयानक घटना होने वाली है। लेकिन मेहर ने उसकी बात को अंधविश्वास बताया। उसने कहा, दुनिया बहुत बड़ी है, एक ही नाम के लोग मिल जाना कोई असामान्य बात नहीं है। तभी आयरा ने अपने सिर से बालों का एक गुच्छा खींच कर दिखाया। सब लोग हैरान रह गए। आपका पैसा पड़े पड़े डिवैल्यू हो रहा है। हमारे यहाँ जब किसी के पास पैसा आता है तो वो भागे भागे जाते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। विच यू नेवर नो कब मार्केट डाउन टर्न इख्तियार कर ले। आपको फाइल तो मिल गई, क्या आपको प्लॉट नंबर भी वक्त पे अलॉट होगा? रियल एस्टेट नहीं तो गोल्ड ले लेते हैं। यहाँ पर आपको स्टोर असल में आयरा को को ओपन करने के बाद अंतिम चरण का कैंसर था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि लॉटरी का पैसा श्रापित है। उसने प्रस्ताव रखा कि बाकी बची रकम किसी संस्था को दान कर देनी चाहिए ताकि यह अभिशाप खत्म हो जाए। लेकिन इस बार सबसे पहले मेहर ने ही विरोध किया। उसने कहा, बीमारी और मौत जीवन का हिस्सा है। कैंसर होना किसी श्राप का सबूत नहीं है, बल्कि अब तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवा सकती हो। ये पैसा तुम्हारे लिए बदकिस्मती नहीं बल्कि एक वरदान है। मेहर की बात सुनकर आयरा का हौसला वापस लौट आया। उसे फिर से विश्वास होने लगा कि शायद वह इस बीमारी को हरा सकती है। आयरा ने पूरी उम्मीद के साथ सोचा था कि वह अपने पैसे के दम पर कैंसर को हरा देगी, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही सबको खबर मिली कि उसकी कैंसर से मौत हो गई है। सबसे अजीब बात यह थी कि जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था उसके बाहर की सड़क का नाम हेनरी एवेन्यू था। एक बार ऐसा होना संयोग हो सकता था, लेकिन दूसरी बार भी हेनरी का नाम सामने आने से सबके मन में डर बैठ गया। अब तो यह किसी श्राप जैसा लगने लगा था। पुरुष देखभाल कर्मी जावेद घबरा गया। वह बार बार कहने लगा कि उन्हें पुलिस के पास जाकर सब सच बता देना चाहिए और पैसा हेनरी के वारिसों को लौटा देना चाहिए, लेकिन मेहर उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब जावेद किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हुआ तो गुस्से में मेहर ने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। जावेद संतुलन खो बैठा और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मेहर के मन में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा कि शायद यह अच्छा ही हुआ। अगर जावेद मर गया तो कोई भी पुलिस के पास जाकर सच नहीं बताएगा। लेकिन तभी एक और अजीब बात हुई। जावेद की लाश के पास एक फूड ट्रक खड़ा था जिस पर बड़े अक्षरों में हेनरी रेस्टोरेंट लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हेनरी नाम सीधे मौत का कारण तो नहीं बन रहा, लेकिन हर मौत के आसपास किसी न किसी रूप में मौजूद जरूर था। ये देखकर रीना बुरी तरह डर गई, लेकिन मेहर अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। जैसे कभी सब लोगों ने उसके सामने घुटने टेक कर पैसे रखने की विनती की थी, वैसे ही अब वह रीना से मदद मांग रही थी। मेहर बोली कि वह जेल नहीं जाना चाहती, इसलिए वह चाहती है कि रीना उसकी एक आखिरी बार मदद करे। वे दोनों मिलकर जावेद की लाश को ठिकाने लगा दें और
बाद में सारा पैसा दान कर देंगे। रीना ने डरते डरते उसकी बात मान ली। दोनों ने मिलकर लाश को कार में रखा और शहर से दूर एक ऊंची चट्टान के पास पहुंच गए। सीट बेल्ट पहनाने की बारी आई तो मेहर ने चाल चली। उसने कहा कि कार की बॉडी बहुत ऊंची है और वह अंदर तक नहीं पहुंच पा रही। उसने रीना से मदद करने को कहा। जैसे ही रीना कार के अंदर गई, मेहर ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। जिस दिन उसने अपनी पहली नैतिक सीमा तोड़ी थी, उसी दिन से उसके अंदर की सारी सीमाएं खत्म हो चुकी थी। मेहर ने राहत की सांस ली। वह किसी श्राप पर विश्वास नहीं करती थी। उसके लिए पैसे से बढ़कर कुछ नहीं था। उसे लगता था कि धन के सामने हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। लेकिन तभी जब वह अपनी कार स्टार्ट करके वापस जाने लगी, कार के अंदर से एक छोटा सा स्क्रू नीचे गिरा। शायद जो चीज इंसान की नहीं होती, उसे अपने पास रखने की कीमत किसी न किसी दिन चुकानी ही पड़ती है। स्विट्जरलैंड की उस लड़की ने एक अफ्रीकन आदमी के लिए अफ्रीका में रहने का फैसला किया, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसका पति उस पर हाथ उठाने लगा। अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए उस औरत ने एक कार खरीद ली। उसके पति को गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था, पर फिर भी वह खुद ड्राइव करने की जिद करने लगा। असल में उसके गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे कि उसने एक अमीर औरत से शादी की है। जैसा होना था वैसा ही हुआ। वह आदमी कार को सीधे एक पेड़ में ले जाकर ठोक बैठा। इस बात पर उस औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने पहली बार अपने पति को डांट दिया। इसके बाद वह आदमी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जब औरत का गुस्सा शांत हुआ तो वह उसके पीछे गई और उससे माफी मांगने लगी। उसने अपने पति को समझाया कि अगर उसने कार खरीदी है तो वह सिर्फ की नहीं बल्कि दोनों की कार है। यह बात सुनकर पूरा कबीला खुश हो गया। कुछ समय बाद वह औरत वापस स्विट्जरलैंड गई और वहां जाकर उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय कर लिया कि अब वह हमेशा के लिए उसी अफ्रीकी कबीले का हिस्सा बनकर रहेगी। उसने अपनी सालों की कमाई और अपनी ज्यादातर संपत्ति बेच दी और फिर से उस गांव में लौट आई। जब दोनों ने एक दूसरे को दोबारा देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस बार वह औरत अपने साथ कई आधुनिक सुविधाएं भी लेकर आई थी। गांव वाले उन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। एक दिन उसने स्विट्जरलैंड से लाई हुई अपनी शादी की ड्रेस पहनी और पूरे इलाके की सबसे खूबसूरत दुल्हन बन गई। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एहसास हो गया कि शहर से दूर जिंदगी जीना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसलिए उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। उसका मकसद था कि गांव वालों की जिंदगी भी आसान हो जाए और उसकी अपनी कमाई भी होती रहे। उसने दुकान खोलने की तैयारी शुरू ही की थी कि तभी एक आदमी भागता हुआ उसके पास आया। उसने बताया कि एक गर्भवती महिला प्रसव के दौरान जमीन पर गिर गई है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। यह सुनकर वह औरत तुरंत मदद के लिए तैयार हो गई। उसने आसपास खड़े पुरुषों से कहा कि महिला को उठाकर कार तक पहुंचाओ, लेकिन उसका पति आगे आने के लिए तैयार नहीं हुआ। असल में उस कबीले की परंपरा के अनुसार पुरुष महिलाओं को छू नहीं सकते थे। बहुत ज्यादा समझाने और मनाने के बाद उसका पति मदद करने के लिए राजी हुआ, लेकिन महिला को कार तक पहुंचाते ही वह ऐसे भाग गया जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। इसके बाद औरत उस महिला को अस्पताल ले जाने लगी, लेकिन रास्ते में कार का टायर फट गया। आखिरकार वह महिला अपने बच्चे को नहीं बचा सकी। ये बात उस औरत को अंदर तक तोड़ गई। तभी कबीले के एक बुजुर्ग ने मैंने 2 सिम से सेकंड मोबाइल नंबर बहुत सिंपल स्टेप्स में ले लिया। ऐप डाउनलोड की, लॉग इन किया, उसे समझाया कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता और जिंदगी को आगे बढ़ाना ही पड़ता है। कुछ समय बाद उस औरत ने टीन की चादरों से अपनी छोटी सी दुकान बना ली और उसकी दुकान आधिकारिक रूप से खुल गई। गांव वाले बड़ी संख्या में वहां सामान खरीदने आने लगे। अपनी पत्नी को सफल होते देखकर उसका पति अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा। दिन गुजरते गए। वह औरत दुकान संभालती रही जबकि उसका पति सुबह से शाम तक भेड़ें चराता रहा। कुछ समय बाद दोनों अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन तभी उसके पति के मन में एक अजीब शक पैदा हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी पत्नी के पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि दुकान पर काम करते समय वह रोज कई पुरुषों से बात करती थी। अपने पति के इस बेबुनियाद आरोप को सुनकर वह औरत पूरी तरह टूट गई। अपने पति का शक दूर करने के लिए वह उसकी इच्छा के अनुसार फिर से उनकी पुरानी झोपड़ी में रहने चली गई। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो उसने अपने बेटे को खूब डांटा। उसने कहा कि उस औरत का वहाँ उनके अलावा कोई नहीं है और फिर भी वह उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी से माफी मांग ली। लेकिन एक हफ्ते बाद जब वह औरत दोबारा अपनी दुकान पर पहुंची तो उसने एक अजीब चीज देखी। दुकान का सामान लगातार कम हो रहा था, लेकिन पैसे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे थे। स्विट्जरलैंड की उस लड़की ने एक वान अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर जाने वाला था। तभी एक अजनबी आदमी आकर पीछे बैठ गया। उस आदमी ने जल्दी से कहा, चलो मुझे यहाँ छोड़ दो। पूरे रास्ते इवान हैरान रहा कि ये हो क्या रहा है। आखिर उसने उस आदमी को उसकी बताई हुई जगह पर छोड़ दिया। उतरते ही उस आदमी ने किराया दिया और चला गया। इवान ने सोचा कि क्यों न यही काम किया जाए। वह उन बाइक ड्राइवरों की लाइन में जाकर खड़ा हो गया जहाँ सवारियां मिलती थी। नए ड्राइवर को सीधे लाइन में खड़ा होने की इजाजत नहीं थी। किस्मत अच्छी थी, थोड़ी ही देर में उसकी दूसरी सवारी भी मिल गई। एक बिजी बिजनेसमैन दिमित्री उसकी बाइक पर बैठ गया। मंजिल पर पहुंचने के बाद दिमित्री ने उसे किराया दिया और जल्दी से चला गया। इवान ने देखा कि उसने जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। वह पैसे लौट आना चाहता था, लेकिन तब तक दिमित्री अपनी कार में बैठकर जा चुका था। घर लौटते समय इवान की नजर रास्ते में पड़े एक पुराने पानी के गड्ढे पर पड़ी। वहाँ कुछ बच्चे यह सोचकर पानी में कुछ ढूंढ रहे थे कि शायद उसमें मछली हो। इवान की बड़ी बेटी अन्या भी उनकी मदद करने के लिए नीचे उतर गई, लेकिन इसी दौरान उसके हाथ से घर का महंगा आइस मेकर पानी में गिर गया। इवान गुस्से में बोला, इतने गंदे पानी में भला मछलियाँ कैसे रह सकती हैं? मैंने आज तक इतनी सड़ी हुई नाली नहीं देखी। उसने कहा कि वह खुद पानी में उतरकर आइस मेकर ढूंढेगा। तभी उसका छोटा बेटा मीशा बोला, अगर इस गड्ढे को साफ कर दिया जाए तो इसमें मछलियाँ पाली जा सकती हैं, फिर उनके बच्चे होंगे और उन्हें बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है। इवान बच्चों से बहस नहीं करना चाहता था। खुशकिस्मती से थोड़ी ही देर बाद एक बच्चे को पानी में आइस मेकर मिल गया। इवान उसे घर ले आया, अच्छी तरह धोया और अपनी बेटी अन्या से कहा कि उसे फिर से पहन कर देखे। उसने पूछा, अब ठीक से सुनाई दे रहा है? अन्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है। फिर भी इवान को तसल्ली नहीं हुई। उसने अन्या से थोड़ा दूर जाकर पीछे मुड़ने को कहा। इस बार इवान जितनी भी आवाजें लगाता रहा, अन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसे समझ आया कि अन्या ने पहले उससे झूठ बोला था। उसकी सुनने की समस्या अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। अगर मीशा मछली पालने की जिद न करता तो शायद अन्या का आइस मेकर कभी पानी में नहीं गिरता और यह सच भी सामने नहीं आता। अगले दिन इवान हियरिंग एड लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा कि वह इसे ठीक नहीं कर सकता। उसने बस एक मरम्मत की दुकान का पता दिया और बताया कि वहाँ यह ठीक
हो जाएगा, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। ये सुनकर इवान चुप हो गया। घर की हालत पहले ही खराब थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। बेटी के लिए नया हियरिंग एड बनवाने की उम्मीद में इवान शुतुरमुर्ग फार्म पर काम करने पहुंचा। उसने सोचा कि मालिक से कुछ एडवांस पैसे मांग लेगा। उसी दिन फार्म में शुतुरमुर्गों को दूसरे बाड़े में ले जाया जा रहा था। पुराने कर्मचारी होने के कारण इवान बाहर खड़ा होकर बाकी मजदूरों को निर्देश दे रहा था। मजदूर शुतुरमुर्गों की आंखों पर कपड़ा डालकर उन्हें पकड़ रहे थे, लेकिन तभी एक शुतुरमुर्ग बुरी तरह घबरा गया। देखते ही देखते पूरे फार्म में अफरा तफरी मच गई। इसी हंगामे का फायदा उठाकर दूसरा शुतुरमुर्ग भाग निकला। शुतुरमुर्ग की लंबी टांगे थीं और वह बहुत तेज दौड़ता था। देखते ही देखते वह प्रॉफिट की बात तो हर बैंक करता है, बट हलाल प्रॉफिट ऑन सेविंग्स अकाउंट, दैट्स डिफरेंट। डाउनलोड रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक ऐप नाउ, जहां मिले बेस्ट प्रॉफिट रेट्स, नो कंफ्यूजन, नो कॉम्प्रोमाइज, जो तुम चाहो। पहाड़ियों के पीछे गायब हो गया। इवान तुरंत मोटरसाइकिल लेकर जाल के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उसे सिर्फ सूनी पहाड़ियां ही दिखाई दी। वह शुतुरमुर्ग करीब 20 लाख रुपए का था। उसकी कीमत लगभग इवान की पूरे साल की कमाई के बराबर थी। अगर वह नहीं मिला तो इवान की नौकरी भी जा सकती थी। अगले दिन वह फिर से अपना सामान लेकर खोजने निकल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद उसे सरकंडों के बीच शुतुरमुर्ग का एक पंख मिला। थोड़ी दूर पर टूटे हुए खोल वाला एक बड़ा अंडा भी पड़ा था। कुछ देर बाद उसने पहाड़ी पर एक शुतुरमुर्ग देखा, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके पंखों के अंदर एक इंसान छिपा हुआ था। असल में वह खुद इवान था। उसने शुतुरमुर्ग की खाल पहन रखी थी और कमर झुकाकर एक एक कदम चलते हुए असली शुतुरमुर्ग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन घंटों की तलाश के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला और वह मायूस होकर लौट आया। फार्म के मालिक ने उससे नुकसान की भरपाई नहीं मांगी, लेकिन उसकी नौकरी जरूर खत्म कर दी। साल के बीच में अचानक नौकरी चले जाने से इवान पर बार की जिम्मेदारियों का भारी बोझ आ गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी एलेना ने उसके साथ लाया हुआ सामान देखकर समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। इवान ने अपनी पत्नी को परेशान न करने के लिए सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। एलेना उसकी मजबूरी समझ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर में पड़े बड़े शुतुरमुर्ग के अंडे से एलेना ने टमाटर वाला ऑमलेट बनाकर पूरे परिवार को खाना खिलाया। इवान ने अपने बेटे मीशा से कहा कि बचा हुआ खाना पड़ोसियों और रिश्तेदारों में बांट आए। बहुत सोचने के बाद इवान ने फैसला किया कि अब वह स्थायी नौकरी के बजाय अपनी मोटरसाइकिल से लोगों को छोड़ने का काम करेगा। फिलहाल घर का खर्च चल जाएगा। अगली सुबह वह अन्या को स्कूल छोड़ने गया। जाते समय उसने बेटी से वादा किया कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा शुरू होने से पहले वह उसका हियरिंग एड हर हाल में ठीक करवा देगा। लेकिन जब इवान काउंटी के रिपेयर सेंटर पहुंचा तो उसे पता चला कि अन्या का हियरिंग एड पूरी तरह खराब हो चुका है। अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। सिर्फ नया खरीदना ही एकमात्र रास्ता था। नए हियरिंग एड की कीमत 3 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। जिसने अभी अभी साल के बीच में अपनी नौकरी खोई हो, उसके लिए यह रकम किसी सपने जैसी थी। बेटी के लिए पैसे जुटाने की ठान कर इवान दिन रात मोटरसाइकिल चलाने लगा। A man just threw a toothpick into a glass box. The next moment that toothpick grew countless times larger and became as powerful as a missile. He immediately blew away the pack of wolves chasing the beautiful woman. Then the man put a leftover shrimp claw into the glass box. The shrimp claw also grew countless times larger. This was enough to feed the small woman for hundreds of years. A day before, the man had bought the glass box from a street vendor for $800. The vendor secretly told him that this glass box could project 3-dimensional images. In fact, when the man brought the glass box home, he saw a woman inside being attacked by wild wolves. The man was immediately surprised, causing a toothpick to accidentally fall into the box. The next moment, the toothpick flattened the pack of wolves. Unexpectedly, soon another pack of wild wolves surrounds the woman. The man scattered a handful of toothpicks in the box. The toothpicks fell on the wolves like meteorites falling from the sky. The woman became convinced that some god was secretly protecting her, and these giant toothpicks are the weapons of that same god. The man saw the woman eating a wolf's claw. He threw a shrimp claw into the box, seeing which the woman was surprised. She couldn't break the shrimp claw even with her sword. The man told her to step back. Then he put his hand in the box and crushed the shrimp claw. The man looked inside with a magnifying glass. Seeing the woman eating shrimp meat, he felt that this was not a projection, but actually a microscopic world there. Suddenly, a sandworm lunged at the woman. She jumped in the air and thrust her sword into the sandworm's body. The sandworm began to writhe in pain. It soon slammed the woman to the ground. Then the man opened a lighter and set the sandworm on fire. A flash of lightning fell on the sandworm in the microscopic world. The woman saw that God had saved her life once again. She wanted to give a gift as a thank you. The man asked for a flying sword. The woman placed her precious Your next travel buddy, local host, and hangout crew are already on connectors. You just haven't sword on the ground, but it was so small that it couldn't be picked up by hand. So the man found some dizzers. Then he put his hand inside the box with the tweezers and picked up the sword. As soon as the man held the sword in his hand, the next moment the sword suddenly became large. The man realized that the microscopic world and his own world seemed to be interconnected. He told the woman that he would have to go for a while. Then the man took the sword and went to a hill. He remembered that the woman's sword had magical powers in the microscopic world. Therefore, when the man stood on the sword, the next moment he inspired the sword to fly in the air with his mind. A man just threw a toothpick.
महिला ने नकली नाक पहन ली और अनगिनत खून की नसें उसकी त्वचा में तुरंत फैल गईं। हालांकि दर्द जल्दी ही खत्म हो गया और नकली नाक उसके चेहरे के साथ पूरी तरह जुड़ गई। अचानक दरवाजे की घंटी जोर जोर से बजने लगी। उसकी पड़ोसी घबराहट में दरवाजा पीटने लगी। उसे शक था कि मैरी ने उसका पार्सल चुरा लिया है। मैरी ने साफ साफ इनकार किया, लेकिन बाहर की आवाज अचानक बंद हो गई। वह देखने के लिए आगे बढ़ी और एक खून लाल आंख उसे घूर रही थी। जब मैरी ने हिम्मत करके फिर से देखा तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। वह संतुष्टि के साथ डिलीवरी बॉक्स की तरफ मुड़ी। अगले दिन जब मैरी बाहर गई, अचानक एक हाथ ने लिफ्ट को रोक लिया। वह व्यक्ति बहुत डरावना लग रहा था, इसलिए वह जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकल गई। पूरा दिन सभी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते रहे और उसकी लालच चुपचाप बढ़ती गई। तो उस रात उसने फिर से अपने पड़ोसी का पार्सल चुरा लिया। दीवार पर लिखी चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उसने उत्सुकता से पार्सल खोला। उसमें एक जोड़ी सुंदर आंखें थीं। उसने बिना झिझक उन्हें पहन लिया। असहनीय दर्द खत्म होने के बाद वह अपनी ही खूबसूरती में पूरी तरह खो गई। उसकी पड़ोसी फिर आई, घबराकर घंटी बजाने लगी और मैरी से तुरंत पार्सल लौटाने की मांग करने लगी। वह देखने के लिए महिला ने नकली नाक पहन ली और एक पहाड़ी बकरी उस आदमी का चेहरा चाट रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटाई, उसके होश उड़ गए। वह हजारों फीट ऊंची एक खड़ी चट्टान पर फंसा हुआ था। नीचे सिर्फ गहरी खाई थी जिसका अंत तक दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने ऊपर देखा तो उसका पैराशूट एक सूखे पेड़ में उलझा हुआ था। वहीं पूरी चट्टान चिकनी नमक की चट्टान से बनी हुई थी। अब उसकी हालत बेहद मुश्किल हो चुकी थी। उसने तुरंत अपनी जेब से एक चाकू निकाला और उसे अपने जूते में फंसा लिया। फिर 2 और चाकू निकालकर पूरी ताकत से नमक की दीवार में घुसा दी। इसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके सस्ते चाकू इस दबाव को झेल नहीं पाए। कुछ ही फीट ऊपर पहुंचने के बाद एक चाकू टूट गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरने लगा। किस्मत अच्छी थी कि नीचे मौजूद सूखे पेड़ ने उसे संभाल लिया, लेकिन पेड़ भी उसका वजन ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता था। वह चरमराने लगा और कभी भी टूट सकता था। जैसे ही पेड़ टूटने वाला था, आदमी तेजी से घूम गया। उसने अपना चाकू निकाला और घबराहट में पैराशूट की रस्सियां काटने लगा। ठीक उसी समय पेड़ टूट गया, लेकिन वह समय रहते रस्सियां काट चुका था और कुछ देर के लिए खुद को बचाने में कामयाब हो गया। अब उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक पैर के सहारे टिकी हुई थी, जो नमक की दीवार पर टिका हुआ था। जैसे ही उसकी ताकत खत्म होती, वह सीधे मौत की खाई में गिर जाता। उसी दौरान उसकी नजर एक पहाड़ी बकरी पर पड़ी। बकरी आराम से चट्टान पर अपने पैर फैलाकर खड़ी थी और नमक चाट रही थी। यही उसकी बचने की आखिरी उम्मीद थी। उसने फैसला किया कि वह बकरी की तरह ही चढ़ने की कोशिश करेगा। वह पूरी ताकत से आगे की ओर झपटा और किसी तरह अपने शरीर को 2 चट्टानों के बीच फंसा लिया। जब उसने नीचे हजारों फीट गहरी खाई की तरफ देखा तो डर से उसका दिल कांप उठा, लेकिन अब उसके पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। काफी मुश्किल और थकाने वाली चढ़ाई के बाद वह आखिरकार चट्टान के एक उभरे हुए हिस्से तक पहुंच गया, लेकिन उसे आराम करने का मौका भी क्या आप भी ऑनलाइन काम ढूंढते ढूंढते स्कैम का शिकार हो गए हैं? तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक ऐसी ऑथेंटिक नहीं मिला। अचानक उसके पैरों के नीचे की नमक वाली सतह टूटने लगी। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। खुद को बचाने के लिए वह तुरंत उछला और पास खड़ी बकरी के शरीर का सहारा लेकर छलांग लगा दी। किसी तरह उसने दोनों हाथों से चट्टान के किनारे को पकड़ लिया। अब उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वह बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। तभी उसके ऊपर एक पहाड़ी बकरी दिखाई दी। वह गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। बकरी ने उसे सूंघा और समझ गई कि वह उसके झुंड का हिस्सा नहीं है। अगले ही पल उसने बिना सोचे समझे उसे जोरदार टक्कर मार दी। खुशकिस्मती से उसका एक हाथ अभी भी चट्टान के किनारे पर मजबूती से टिका हुआ था। उसने फिर पूरी ताकत लगाई और ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बकरी अभी भी उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वह एक बार फिर उसकी तरफ दौड़ी। इस बार आदमी ने तुरंत उसके सींग पकड़ ली। अचानक सींग पकड़े जाने से बकरी घबरा गई और भागने लगी। भागते समय अनजाने में वह आदमी को भी ऊपर की ओर खींच ले गई। आखिरकार वह चट्टान के ऊपर पहुंचने में सफल हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर में उसी बकरी ने उसकी जान बचा ली थी। ये विशालकाय केकड़ा पिछले 10,000 सालों से ठीक से सो नहीं पाया था। जब वह आखिरकार सोने ही वाला था, तभी ऊपर से इंजन की तेज आवाज ने उसे जगा दिया। उसके विशाल शरीर के चारों ओर छोटी छोटी नावें घूम रही थीं। इंसान बिना किसी डर के उसकी तस्वीरें खींच रहे थे। यह देखकर केकड़ा गुस्से में आ गया। उसने अपनी 100 टन वजनी चिमटी से एक बड़े जहाज को पकड़ लिया और उसे अपने संग्रह में शामिल करना चाहा, लेकिन उम्र के कारण वह कमजोर हो चुका था और धीरे धीरे समुद्र में धंसने लगा। आखिरकार वह वहीं स्थिर हो गया। इंसानों ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया। वे उसकी पीठ पर चढ़ गए और भी ज्यादा तस्वीरें लेने लगे। जल्द ही ये तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल गईं। दूर दूर से पर्यटक आने लगे। नावों के लंगर लगातार उसके ऊपर गिरते रहे, जिससे उसके पास सहेज कर रखे जहाजों के कीमती मॉडल टूटने लगे। अपने सबसे प्रिय मॉडल को बचाने के लिए केकड़े ने उसे अपने शरीर के नीचे छिपा लिया और फिर दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन इंसान यहीं नहीं रुके। उन्होंने उसकी पीठ पर एक चहल पहल भरा समुद्री रिसोर्ट बना दिया। धीरे धीरे हजारों लोग वहीं बस गए। एक दिन एक अंडर वाटर फोटोग्राफर ने उसे फिर जगा दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ इंसानों का खेल का मैदान बन चुकी है। वह यह सब बिल्कुल पसंद नहीं करता था।
लेकिन अपने सबसे कीमती मॉडल की रक्षा के लिए चुपचाप सहता रहा। फिर एक हेलीकॉप्टर आकर उसकी पीठ पर एक विशाल विज्ञापन बोर्ड लगा गया। यही वह पल था जब उसका सब्र टूट गया। विशाल केकड़ा अचानक ढह गया। उसकी पीठ पर बसी पूरी बस्ती बिखरने लगी। लोग घबराकर नावों और हेलीकॉप्टरों से भागने लगे। जब केकड़े ने देखा कि उसका सबसे प्रिय मॉडल भी कुचलकर नष्ट हो चुका है तो वह पूरी तरह टूट गया। उसकी खोल अलग होने लगी और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। ये विशाल का एक केकड़ा I am immortal. No matter how bad an injury I get, as soon as my body touches glass, all my wounds heal in an instant. Because I was born from a mixture of a human and a snake. The scientist who created me was overjoyed seeing my success. But as soon as I was born, I strangled him to death. When I realized that I cannot die, I decided that snake humans will now rule the whole world. To start my new race, I went straight to a bar. I had just chosen a woman there when her boyfriend threw a punch at me, but I easily dodged his every attack. Then I picked him up and threw him down from the upper floor. I was just moving forward when the police arrived. A police officer fired a shot, which broke my hand. I fell off the platform, but because of my amazing healing power, I immediately stood up again and escaped. I thought I would disappear in the crowd, but a detective named Black had already reached near me while chasing me. कर्ज देने वालों से बचने के लिए भाग रहा था। जान बचाने के चक्कर में वो एक अमीर घर के बेडरूम में रखी बड़ी अलमारी के अंदर छिप गया। कमरे में 2 अलमारियां थीं। जिस अलमारी में निक छिपा था उसे घर वाले कभी इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए कोई वहां जाता भी नहीं था। धीरे धीरे निक को वहां रहने की आदत पड़ गई। उसने उस घर को ही अपना घर समझ लिया। हर दिन जैसे ही घर वाले बाहर जाते वो चुपके से अलमारी से निकलता, खाना खाता और पूरे बंगले का मजा लेता। उसे लगता था कि उसकी मौजूदगी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक घर की मालकिन ने वही अलमारी खोली और खुद अंदर आकर बैठ गई। निक डर के मारे सांस तक रोक लेता है। तभी महिला बोलना शुरू करती है। उसकी बातें सुनकर निक की हालत खराब हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि महिला उसे कोई और समझ रही है। दरअसल वो जॉर्ज नाम के आदमी से बात कर रही थी। बाद में निक को पता चलता है कि जॉर्ज महिला का बचपन का दोस्त था। दोनों बचपन में इसी अलमारी में छिपकर खेला करते थे, लेकिन एक हादसे में जॉर्ज की मौत हो गई थी। महिला को लगता था कि जॉर्ज की आत्मा अब भी घर में मौजूद है और वही उसके लिए घर के छोटे मोटे काम करता है। अगले दिन निक घर में सफाई कर रहा था कि अचानक कोई वापस आ गया। वो जल्दी से अलमारी तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए दीवार के पीछे छिप गया। घर की बेटी श्याओ मई अपने एक लड़के दोस्त को लेकर आई थी। निक डर के मारे चुपचाप छिपा रहा। फिर दोनों सीधे लड़की के कमरे में चले गए। कुछ देर बाद कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। निक समझ गया कि दोनों क्या कर रहे हैं। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो खुद उस घर में चोरी छिपे रह रहा था, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता था। उस रात निक को नींद नहीं आई। अब वो खुद को उस परिवार का हिस्सा समझने लगा था। यहाँ तक कि उसने श्याओ मई को अपनी बेटी जैसा मानना शुरू कर दिया था। उसे लगा कि लड़की गलत रास्ते पर जा रही है। काफी सोचने के बाद उसने एक अजीब फैसला लिया। रात में वो चुपके से लड़की के कमरे में गया, उसका फोन उठाया और उस लड़के को मैसेज भेज दिया कि वो अगले दिन घर आए। अगले दिन जब सब लोग बाहर चले गए, निक अलमारी से निकला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने पड़ोसी बूढ़ा आदमी मिल गया। निक घबरा गया, लेकिन किसी तरह बात संभाल ली और वापस अंदर आ गया। कुछ देर बाद लड़की का बॉयफ्रेंड घर पहुंच गया। निक ने खुद को लड़की का पिता बनाकर उससे बात शुरू की। उसने सीधे लड़के को चेतावनी दी कि वो उसकी बेटी से दूर रहे, लेकिन लड़का भी बदतमीज निकला। उसने निक की बात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गुस्से में निक ने उसका गला पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने फिर लड़की को परेशान किया या उससे पैसे मांगे तो वो सब कुछ उसके पिता को बता देगा। डर कर लड़का माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वो लड़की के पास नहीं आएगा। अब निक खुद को सच में इस घर का मालिक समझने लगा था। शाम को महिला वापस आई और हमेशा की तरह अलमारी के पास बैठकर अपनी बातें करने लगी। उसके लिए वो अलमारी सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं थी, बल्कि अकेलेपन में उसका सहारा बन चुकी थी। वो वहीं बैठकर अपने दिल की बातें करती रहती। उधर अलमारी के अंदर छिपा निक भी उसकी हर बात ध्यान से सुनता रहता। धीरे धीरे निक महिला के लिए कुछ महसूस करने लगा था। अगली सुबह वो चुपके से महिला के कपड़े छूता, उसके बिस्तर पर लेटता और उसकी मौजूदगी महसूस करने की कोशिश करता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 10,000 की चीज लेते हो और बैंक काटता है ये, तो ये 1500 किधर गए? लगान तो आज भी दे रहे हैं पर सिस्टम डिफरेंट है। हम तो सूरज को भी टैक्स करते हैं, तो ये एआई किस खेत की मूली है? असल प्राइस है 5,600 और तुम देते हो ये, तो इस स्क्रिप्ट का राज क्या? निक की वजह से घर में बड़ा झगड़ा हो गया। श्याओ मई अपने पिता पर आरोप लगाने लगी कि उन्होंने उसका रिश्ता तोड़वा दिया, जबकि असली पिता को तो कुछ पता ही नहीं था। घर में इतना झगड़ा हुआ कि महिला अपनी बेटी को लेकर कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। निक को बहुत पछतावा होने लगा। उसे लगा कि उसने अपनी भावनाओं में आकर सब खराब कर दिया। एक दिन वो उदास होकर बाहर झांक रहा था कि तभी उसे कमरे से आवाजें सुनाई दी, लेकिन वो महिला की आवाज नहीं थी। उसने दरवाजे की दरार से देखा तो दंग रह गया। घर का मालिक किसी दूसरी औरत के साथ था। ये देखकर निक के अंदर गुस्सा भर गया। उसे लगा कि महिला के साथ धोखा हो रहा है। उसने फैसला कर लिया कि वो उस आदमी को सबक सिखाएगा। अगले दिन जब दोनों बाहर चले गए, निक इंटरनेट पर ऐसे तरीके खोजने लगा जिससे बिना पकड़े किसी को मारा जा सके। फिर उसने एक अजीब तरीका चुना। उसने प्लास्टिक की बोतलों से जाल बनाया और उसमें मांस के टुकड़े डाल दिए। कुछ ही देर में ढेर सारे भिनभिनाते कीड़े उसमें फंस गए। फिर उसने उन्हें बेहोश करके कूड़ेदान में डाल दिया। शाम को जैसे ही घर का मालिक कूड़ेदान खोलता है, सारे कीड़े उस पर टूट पड़ते हैं और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। तभी महिला के घर लौटने की आवाज आती है। निक जल्दी से वापस अलमारी में छिप जाती है। अब वो कम उम्र में ही विधवा बन चुकी थी। इसके बाद निक और ज्यादा बेखौफ हो गया। अब वो सिर्फ अलमारी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। हर रात जब महिला सो जाती, वो चुपके से उसके पास जाकर उसी बिस्तर पर सोने लगा। लेकिन असली हैरानी की बात ये थी कि महिला सब जानती थी। वो जाग रही होती थी, फिर भी कुछ नहीं कहती थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि निक उसी घर में छिपा रहता है। धीरे धीरे
That man opened a restaurant in front of his father's company. They had a small menu and the food taste was just normal. But still, the restaurant was always crowded. Actually, the customers eating there were employees of his father's company. As the year ended, that man earned a full $2 million. So he decided to give all the employees a bonus of $51 to celebrate. But he didn't expect at all that the 4 chefs in the kitchen would start thinking that the restaurant's success was only because of their cooking. So those 4 quit their jobs together and started asking him for half of the restaurant's profits. They had no idea that the customers came not because of their food, but because of that man. Wherever he opened his restaurant, the customers would follow him, and they didn't care how the food was. So that man told them, if you have so much confidence in your cooking, then open your restaurant in the shop across the street. I sincerely want your business to flourish. Actually, that man knew very well that the 4 Czechs wanted to test him, because opening a new restaurant of one's own costs a lot of money. So they wanted to keep him under their control. Then that man asked them, why haven't you left yet? Didn't you guys want to open your new restaurant? Then one of the chefs said, today we won't just take the 4 chefs, but we'll also take your other employees with us. Then he told all the employees, you guys know very well that this restaurant is running only because of our cooking. As soon as we leave here, this restaurant will close in a few days. We are going to sign the agreement for the shop across the street now, and after the new restaurant opens, we will need a lot of employees. If you guys come with us, you will earn even more money than at Jack's. Who would want to miss such a good earning opportunity? Then one employee said, boss, I think Tom is absolutely right. After they leave, this restaurant won't be able to last long. I also have house installments to pay, so I can't lose my job. I will finish today's work and quit my job. After that, one by one, all the employees started resigning. There were 14 employees in the whole restaurant, but on that same day, 13 people quit their jobs. Then that man said to them, when we started this restaurant, you were all with me. Throughout the year, I always treated you well. I gave double the salary compared to other places and also gave a bonus on every festival. Whenever you faced any trouble, you asked me for help and I never refused. But today, after hearing 2 things from Tom, you all are leaving me. I hope you don't regret this in the future. उनके आगाम महीने पाहुर सारी हरेकर नहीं. In the future, it has become illegal for humans to go outside. Everyone has been forced to live underground. This underground world is called the silo, which has thousands of levels. People living here for hundreds of years don't even know who built the silo because they were born and raised here. But everyone knows one thing. The outside world is filled with toxic gas, and whoever goes outside, their death is certain. For this reason, the silo administrators have made strict rules. That one shouldn't even talk about going outside. Whoever breaks this rule will be sent straight out. Yet, occasionally someone tries to leave the silo, but every time, they die from the toxic gas outside. The silo sheriff Jack always followed this rule, but one day he suddenly changed his mind. He went into a jail cell, locked himself in, and threw away the key. Then he looked at the screen on the wall, in which a live view of the outside world was visible. Seeing a corpse on the screen, he fell into deep thought. Just then, his partner John arrived there. When John found out that Jack wanted to go outside, he broke into a cold sweat. He advised Jack not to do such madness, but Jack still said the same words, even though he knew that going outside meant certain death. Still, why did Jack want to go? Because he felt that he had discovered a big secret of the silo. 3 years ago, his wife Allison had suddenly said, in front of everyone in the cafeteria, that the scenes visible on the screen are false. According to her, the sky outside is blue, the grass is green, and the air is clean, and there is no toxic gas there. But no one believed her. Everyone thought she had gone crazy. Jack kept trying to calm her down, but Allison became more emotional. To prove her point, she said that she should be allowed to go outside. Hearing this, Jack was stunned, but being the sheriff, he had to follow the law and he arrested his own wife. When preparations were being made to send Allison outside, Jack came to meet her one last time. Allison was completely sure that she wouldn't die outside. Profit की बात तो हर बैंक करता है, but halal profit on savings account, that's different. Download Rakmi Islamic Digital Bank app now, जहां मिले best profit rates. No confusion, no compromise. जो तुम चाहो. Because the scene shown on the screen is made to deceive people, she made a pact with Jack. If the outside world was truly barren and toxic, she wouldn't clean the camera lens and would admit her mistake. But if the outside world was truly beautiful, she would clean the camera lens and cross the hill to find out the truth. After a while, Allison was sent outside wearing a safety suit. At that time, the people of the silo were watching everything on the big screen in the cafeteria. Allison went outside, looked around, and then went near the camera and started cleaning its lens. Seeing this, the crowd became happy. There was a smile of relief on Allison's face as well. Jack couldn't believe what he was seeing. But as soon as Allison moved towards the hill, she suddenly fell and could never get up. Her death created doubt in Jack's mind.
एक बूढ़ा आदमी अपने पैर के नाखून काटने के लिए ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करता था। फिर उसने अपने आंगन में पेट्रोल डालकर घास में आग लगा दी। रात में वह अपनी मोटरसाइकिल निकालता और बार बार टायरों पर जूते की पॉलिश लगाता ताकि उनमें आई दरारें छुपा सके, क्योंकि उसका सपना था दुनिया का सबसे तेज मोटरसाइकिल राइडर बनना। लेकिन रेस से पहले ही जांच में स्टाफ को खामियां मिल गईं। पेट्रोल टैंक का ढक्कन सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा था, यहाँ तक कि शॉक एब्जॉर्बर भी रबर के बने थे जिनमें कोई सुरक्षा नहीं थी। रेफरी ने तुरंत उसे रेस से बाहर कर दिया, लेकिन बूढ़े आदमी ने हार नहीं मानी। उसने जबरदस्ती मोटरसाइकिल को ट्रैक पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन स्टाफ ने समय रहते उसे रोक लिया। उसकी जिद देखकर रेफरी ने उसे एक सिमुलेशन टेस्ट देने का मौका दिया। अगर उसकी मोटरसाइकिल ट्रैक पूरा कर लेती है तो उसे रेस में भाग लेने का अधिकार मिल जाता। बूढ़े आदमी ने तुरंत मोटरसाइकिल को 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ाई। मोटरसाइकिल धीरे धीरे तेज हुई और स्टाफ की गाड़ी भी उसका पीछा नहीं कर पाई। टेस्ट पूरा करने के बाद उसे आधिकारिक रूप से रेस में एंट्री मिल गई, लेकिन जल्द ही उसे एक बड़ी समस्या का पता चला। जब स्पीड 100 मील प्रति घंटे से ऊपर जाती तो मोटरसाइकिल बुरी तरह हिलने लगती। इस समस्या को हल करने के लिए उसने 20 बैटरियां ली, उनके अंदर के शीशे को पिघलाया और बाइक के आगे लगा दिया, जिससे उसका संतुलन स्थिर हो गया। कुछ ही समय बाद रेस शुरू हो गई। बूढ़ा आदमी फिर ट्रैक पर उतरा। उसने 2 गोलियां निकाली, एक खुद के लिए और एक अपने पुराने साथी के लिए। स्टाफ की मदद से मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। पहले चेक पॉइंट पर उसकी स्पीड 160 मील प्रति घंटा पहुंच गई। भीड़ खुशी से झूम उठी। दूसरे चेक पॉइंट पर उसकी रफ्तार 167 मील प्रति घंटा हो गई, जिससे आयोजक भी हैरान रह गए। 5वें चेक पॉइंट तक उसकी स्पीड 189 मील प्रति घंटा पहुंच गई। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई, मोटरसाइकिल को चलाना मुश्किल होता गया। उसके पैरों की मांसपेशियां जलने लगी, लेकिन वह अपने पैरों को कसकर बाइक से लगाए रहा। उसका अपनी मोटरसाइकिल के प्रति जुनून देखकर हर कोई उसका सम्मान करने लगा। तेज रफ्तार के कारण मोटरसाइकिल फिर से बुरी तरह डगमगा। You just haven't matched yet. The AI does the work, scanning for people heading your direction, sharing your energy, living your lifestyle. लगाने लगी। संतुलन बनाए रखने के लिए उसे सिर ऊपर उठाना पड़ा। तेज हवा ने उसके चश्मे तक उड़ा दिए, फिर भी वह स्पीड बढ़ाता रहा। आखिरी चेक पॉइंट पर उसकी रफ्तार 201 मील प्रति घंटा पहुंच गई। 63 साल के इस आदमी ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन मोटरसाइकिल में ब्रेक नहीं थे। वह रुक नहीं पाई। आखिरकार वह पलट गई और बूढ़ा आदमी जमीन पर घिसटता चला गया। कुछ दूर जाकर रुका। उस समय उसे एहसास हुआ कि उसके पैर बुरी तरह जल चुके हैं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। एक बूढ़ा आदमी अपने पैर के नाखून काटने The young monk just gave a slap like that, but all the bamboo sticks standing in front of him broke at once. Seeing this, he himself was shocked. He could not believe that the strength of his palm had increased so much. Just then, the master pushed him into the next test, where there was slippery ground covered with mustard oil all around. But he did not panic at all. Instead, he started running on the tiles as if he were flying in the air. To increase the difficulty, the master suddenly jumped and made a powerful strike, causing him to fall into the next level. Here, iron sheets were scorching like fire. As soon as he felt the intense heat, he jumped up. Just then, the master started several continuous attacks. Now he had to move quickly, dodging through the wooden mesh. In this test, his speed and body movement were undergoing real training. The young monk just gave a slap. एक ही पुल पर 2 अलग अलग मौसम थे। एक तरफ गर्म परियां रहती थीं, जबकि दूसरी तरफ बर्फीली परियां रहती थीं। और हैरानी की बात ये थी कि ये दोनों जुड़वां बहनें थीं, लेकिन मौसम का बड़ा फर्क उन्हें एक दूसरे से दूर रखता था। अपनी छोटी बहन को गर्म जंगल दिखाने के लिए लड़की और उसके दोस्तों ने पूरी रात मेहनत की ताकि एक बर्फ बनाने वाली गाड़ी तैयार की जा सके। छोटी बहन अपने साथ बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा लेकर आई। जब तक उस बर्फ को गाड़ी पर रखा जाता और हाथ से चलने वाले इंजन की मदद ली जाती, तब तक नकली बर्फ बनाई जा सकती थी। इसी वजह से उसके पंख पिघलने से सुरक्षित रहते। पहली बार रंग बिरंगा गर्म जंगल देखकर छोटी बहन इतनी खुश हो गई कि खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसके दोस्तों ने भी उसके लिए प्यार से कई सरप्राइज तैयार किए थे। सबसे पहले पानी वाली परी सामने आई। उसने नीचे से पानी की ऊंची धारा उठाई और मछलियों ने प्यार से छोटी बहन का स्वागत किया। फिर रोशनी वाली परी ने चमकदार इंद्रधनुषी पुल बना दिया, जबकि फूलों वाली परी जहाँ जहाँ गई वहाँ फूल खिलने लगे। ये पहली बार था जब छोटी बहन ने इतनी खूबसूरती देखी थी। तभी तितली वाली परी ने अनगिनत तितलियां उड़ा दी। इतना रंग बिरंगा नजारा छोटी बहन को खुशी से भर देता है और सारे दोस्त अपनी नई साथी का स्वागत करने बाहर आ जाते हैं। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। गर्म जंगल का ज्यादा तापमान छोटी बहन को कमजोर बनाने लगा था। उसे पसीना आने लगा और उसके पंख पिघलने के करीब पहुंच गए। ऊपर से बर्फ भी खत्म होने वाली थी, इसलिए उन्हें जल्दी से उसे वापस बर्फीले जंगल भेजना पड़ा। एक ही पुल पर 2 अलग। This cat accidentally came under a truck and one of its lives was lost. When it reached heaven, the angel told it that all 9 of its lives were over. This time it would really have to die. Then the cat realized how much its mistress loved it, and it had never properly repaid her for that love. The angel gave it another chance. 9 new lives. But the cat did not know that it would receive these 9 lives in 9 different forms. The first time, it became a raccoon wandering in the night. In the dark, the girl mistook it for her cat and fell asleep holding it close to her chest. But the next morning, she got scared as soon as she saw its face and immediately threw it out of the house. While running away in panic, the raccoon collided with the garden's electric wires and died from electrocut. In its second life, it became a mouse. Humping onto the window, it saw the girl sitting sadly, holding a poster about its disappearance. Walis patif pachitif ka kane pergam.
It was just about to return to her happily when a hawk swooped down and carried it away. This cat accidentally came under a truck, and this dragon had hundreds of thousands of gold coins, but he did not spend even one of them. Today he felt very hungry, so he ordered a pizza. As soon as he ordered, he flipped the hourglass. Because the pizzeria had a rule. If the delivery arrived late, the pizza would be free. The delivery guy saw the time and left immediately. Seeing him coming, the dragon got nervous. This man could actually reach on time. The dragon activated the train bridge trap. The bridge slowly began to rise, but the delivery guy remained calm and jumped across it. The dragon became disappointed. Then he looked at his hourglass and the pile of gold coins and made a decision. He activated all his traps at once. Arrows started flying at the delivery guy, but he easily defended himself against them. He also crossed the wooden spikes coming out from both sides. Just then, a huge rock fell from behind, but the delivery guy jumped on it. He waited for the right moment and leaped into the air. He landed directly on the tower wall. He gave the pizza to the dragon just in time. The greedy dragon tried to run away without paying. He turned and ran, but slipped and fell. As the last grain of sand fell in the hourglass, the dragon realized he had lost. He tried to force a smile, but the delivery guy kept looking at him with cold eyes. Out of compulsion, the dragon took out a gold coin. This dragon had hundreds of thousands of gold coins. इस आदमी ने करोड़ों रुपए की महंगी शराब स्विमिंग पूल में उड़ेल दी और फिर खुद उसी में उतर गया। इसके बाद उसने नमक का घेरा बनाया, थोड़ा नमक चाटा और शराब का घूंट लिया। वह इतनी ऐशो आराम की जिंदगी इसलिए जी रहा था क्योंकि वह धरती पर बचा हुआ आखिरी इंसान था। वह सुपरमार्केट का दरवाजा गोली मारकर खोल देता और बिना पैसे दिए जो मन करता उठा लेता। मजे के लिए वह एक कार से दूसरी कारों को टक्कर मारकर बॉलिंग खेलता था। लेकिन यह बेफिक्र जिंदगी ज्यादा समय तक नहीं चली। करीब 1 साल बाद उसकी हालत एक बेघर इंसान जैसी हो गई। उसकी आलीशान हवेली कूड़ा घर में बदल गई और स्विमिंग पूल भी गंदगी से भर चुका था। अकेलापन इतना बढ़ गया कि उसे एक मॉडल की याद आने लगी जिसकी तस्वीर से वह बातें किया करता था। वह उसकी तस्वीर के पास पहुंचा, लेकिन गलती से उसने उसका हाथ तोड़ दिया। यह देखकर वह पूरी तरह टूट गया। उसने एक बड़ी चट्टान पर अपना आखिरी संदेश लिखा और कार से टक्कर मारकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन अंतिम क्षण में उसने जोर से ब्रेक लगा दिए। तभी उसे दूर आसमान में उठता हुआ धुआं दिखाई दिया, जो इस बात का संकेत था कि कोई और भी जिंदा है। वह तुरंत कार लेकर वहां पहुंचा, जहां उसे सचमुच किसी इंसान के होने के निशान मिले। खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। तभी पीछे से एक महिला की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वह इतना एक्साइटेड हो गया कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इस आदमी ने करोड़ों रुपए की महिला ने अपनी उंगली डेथ प्रेडिक्टर मशीन में रखी और मशीन ने तुरंत एक कार्ड बाहर निकाला जिस पर लिखा था बुढ़ापा। ये देखकर उसने राहत की सांस ली क्योंकि उसे लगा कि वो आराम से बूढ़ी होकर मरेगी। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही अचानक एक तेज रफ्तार कार आई और सीधे उसे टक्कर मार दी। बाद में पता चला कि कार चलाने वाला एक बूढ़ा आदमी था, दूसरा व्यक्ति एक एथलीट था। उसके कार्ड पर लिखा था पैराशूट फेल। वो पूरी तरह हैरान रह गया क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था और वो कभी स्काई डाइविंग नहीं करता, तो फिर उसकी मौत ऐसे कैसे हो सकती थी। लेकिन अगले ही पल आसमान से एक विशाल पैराशूट गिरा और उसे तुरंत कुचल दिया। फिर एक युवा लड़के ने मशीन आजमाई। उसका कार्ड देखकर वो चौंक गया क्योंकि उस पर लिखा था हॉट गर्ल। कुछ देर बाद जब वो बीच पर बैठा था, एक खूबसूरत लड़की ने उससे अपनी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने को कहा। लड़का डर गया कि कहीं यही उसकी मौत की वजह न बन जाए, इसलिए उसने मना किया और जल्दी से वहां से चला गया। लेकिन तभी अचानक आग में जलती हुई एक महिला दौड़ती हुई आई और सीधे उससे टकरा गई। चौथा व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके कार्ड पर सिर्फ भालू लिखा था। उस पल के बाद से वो बेहद डरपोक और परेशान रहने लगा। उसने अपना पसंदीदा शहद खाना भी बंद कर दिया क्योंकि उसके जार पर भालू की तस्वीर बनी हुई थी। लेकिन कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ तो उसे लगने लगा कि मशीन नकली है। आखिरकार उसने भालू वाली तस्वीर का शहद का जार उठाया और खाने ही वाला था कि उसी आखिरी पल में मौत उसके पास पहुंच गई। महिला ने अपनी उंगली डेथ गुस्से में आदमी ने बियर की बोतल झील में फेंक दी, लेकिन बोतल ने पानी के नीचे सोए एक दानव को जगा दिया। अचानक उसके सामने बियर का गिलास रखा गया, जिसे देखकर आदमी डर से कांपने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दानव ने बोतल उठाई और कहा, क्या तुम मेरे साथ पीने की चुनौती लेने आए हो? आदमी इतना डरा हुआ था कि कुछ बोल नहीं पाया। दानव ने कहा, अगर तुम मुझसे ज्यादा बियर पी गए तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम हमेशा के लिए इस झील में फंसे रहोगे। आदमी चुपचाप खड़ा रहा। फिर दानव ने 2 गिलास निकाले, उनमें बियर भरी और एक गिलास आदमी के सामने रख दिया। दानव ने अपना गिलास एक ही घूंट में खत्म कर दिया, लेकिन बियर उसके शरीर से बाहर बहने लगी। जोर जोर से हंसते हुए दानव बोला, मैंने तो इसका स्वाद भी नहीं चखा। जब आदमी फिर भी पीना शुरू नहीं कर रहा था तो दानव ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर गिलास थमा दिया। डर के मारे आदमी ने भी पूरा गिलास एक साथ पी लिया। अब असली मुकाबला शुरू हुआ। समय बीतता गया और आदमी लड़खड़ाने लगा। बियर पीते हुए दानव बार बार अपना गिलास भर रहा था। जीतने के लिए आदमी भी बिना रुके पीता रहा। कुछ देर बाद दोनों की हालत खराब हो गई। तभी दानव ने फिर से गिलास भरना शुरू किया, लेकिन आदमी ने पास उड़ रहे एक पंछी की तरफ इशारा किया। गुस्से में दानव ने पंछी को भगा दिया और खाली बोतल झील में फेंक दी। फिर उसने नई बोतल खोली और गिलास भर दिया। तभी आदमी को एहसास हुआ कि अब चुप रहना बेकार है। उसने पीछे रखी बियर की ट्रे उठाई और सीधे दानव पर दे मारी। जोरदार वार से दानव को झटका लगा और वह सीधा झील में गिर पड़ा।
A man injected a mysterious substance into the body of his own employee. The next moment, as his blood passed through a machine, it began to turn into clean mineral water. As the blood was squeezed out of his body, the bottle kept filling up with water. In a short while, his entire body dried up and was left looking like just a skeleton. Then Vikram drank that water in one breath without a second thought. In fact, water had become the most precious thing in this world. Poor people worked day and night, and as soon as they were of no value left, they were killed and turned into water. Meanwhile, a woman made a mistake. She secretly took just one sip of that water, which was made from humans. But this mistake of hers could not be hidden. Vikram caught her red-handed. She was immediately tied with iron chains and locked in a dog cage. A man injected a mysterious substance in छोटा लड़का डायनासोर के हमले से बचने के लिए भागते भागते एक विशालकाय सांप के अंडे के अंदर जा छिपा। किस्मत से वह बच तो गया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला, सामने का नजारा देखकर उसका दिल जम गया। उसके ठीक सामने एक सफेद अजगर घूर रहा था, आंखें बिल्कुल स्थिर, जैसे अगले ही पल निगल जाएगा। डर के मारे लड़के ने आंखें बंद कर ली, पूरे शरीर में कांपता हुआ बस मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन अजगर ने उसके शरीर पर पड़े अंडे के निशान देखे और उसे अपना बच्चा समझ बैठा। यही गलतफहमी उसकी जान बचा गई। कुछ देर बाद अजगर को लगा शायद वो भूखा है, तो उसने अपने विशाल शरीर को मोड़ते हुए पास के जंगली फल के पेड़ से टक्कर मारी। पेड़ के सारे फल जमीन पर गिर पड़े। कई दिन से भूखा बच्चा झटपट दौड़ा और फल खाने लगा। अजगर उसे यूं चैन से खाते देख एक माँ जैसी नरमी से मुस्कुराया। लेकिन यह घना जंगल था जहाँ हर तरफ खतरा छिपा था। थोड़ी ही देर में एक बेल ने उसके पैर को जकड़ लिया। वह छूटने की कोशिश करता रहा, मगर तब उसने देखा वो कोई बेल नहीं बल्कि एक भयानक मांसाहारी पौधा था। वो उसे निगलने ही वाला था कि अचानक अजगर बिजली की तरह वहाँ आ पहुंचा। उसने पौधे को अपने दांतों में जकड़ा और बच्चे को बचा लिया, पर इस लड़ाई में खुद घायल हो गया। अजगर ने अपने शरीर में फंसी धातु की कील निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। बच्चे ने उसकी कोशिश समझ ली। वह तुरंत झाड़ियों में गया और एक लंबी बेल लेकर लौटा। धीरे से बोला, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अजगर ने उसकी बात जैसे समझ ली, धीरे धीरे जमीन पर लेट गया। बच्चे ने बेल को कील से बांधा और अजगर ने जोर से झटका मारा। कील बाहर आ गई। मुक्त हुआ अजगर सिर उठाकर आकाश की ओर लंबी गर्जना की, जैसे कह रहा हो, मेरे बच्चे धन्यवाद। छोटा लड़का डायनासोर। As soon as someone's body touches that brick path, the walls on both sides close instantly, crushing the person to pieces. There was only one way to cross this deadly trap, to go through the path of burning coals above. The strong and smart Arjun immediately pulls the thick rope kept nearby and throws it at the steel gate in front and hooks it. As soon as everything is set, without wasting time, he drops the rope and starts running fast on the burning coals. The flames rising from behind almost roast him alive, but in the last second, he crosses the steel gate and comes out. But as soon as he comes out, he is shocked because the dangerous weapons installed on both sides were moving towards him at a high speed. Seeing no way out, he immediately hides under the steel gate. Then he realizes that both the machines were activated because the gate was opened. Immediately, he picks up the iron rod lying nearby and jams it under the gate, which deactivates the second trap as well. But as soon as he steps into the third room, seeing that scary creature in front, even his breath stops. As soon as someone's body touches that brick path, the walls on both sides. Who would have thought that one day even the legendary Godzilla would have to be beaten by a small creature from the earth itself? Yes, brother. In just one step, the mountain demon crushed the legendary Godzilla. On the other hand, the Japanese Godzilla had already been badly beaten by the legendary Godzilla. He was once pinned under a foot, but that one humiliation washed away the respect of his entire life. Now the Japanese Godzilla had decided that he would go far away from this cruel world and take a sigh of relief. He set out for a deserted island where there would be no fights and no other Godzillas. Because there are no lady Godzillas in this entire world, most Godzillas face old age in loneliness. Now the Japanese Godzilla would look at the sea every day, amusing himself with the sunlight. But this peace of his did not last long, because then the mountain demon entered, whose habit was to crush creatures smaller than himself, treating them like slippers. And just as he was about to do so, a very cute but deadly looking small thing appeared behind him, which looked cute but turned out to be bigger than the entire planet. This was Planet Godzilla, whose size was not small but bigger than the entire Earth. As soon as he arrived, he saw that there was a creature even more arrogant than him on this planet. That was it. Planet Godzilla took over the field. He crushed the mountain demon right under his feet in a single step. He stepped so hard that the entire African continent disappeared. But wait, the scariest part of the story is yet to come. Another massive shadow appeared in front of Planet Godzilla, who looked at him and said, "How are you, little brother? I have arrived, the big brother is here." She was just taking a bath when she noticed her phone. Then suddenly she saw a strange man in the courtyard. He was heading straight towards her bathroom. She immediately realized something was wrong. She quickly got dressed and tried to call the police, but then her phone turned off. She panicked right there. She had no choice but to run to the second floor balcony and scream loudly,
She shouted that she had already called the police. She wanted to scare away that man in black clothes. Then she immediately ran back inside and locked the door tightly. After ensuring every way was closed, she finally took out her power bank and started charging the phone. But by then, that man in black clothes had reached the door. Luckily, the villa's windows had privacy film on them. She could see outside, but the man couldn't see inside. She held her breath and didn't dare make even the slightest sound. After staying there for a while, the man moved towards the back door. Then she suddenly remembered that the back door was still open. She immediately ran there and locked the door just before he could get inside. While the man was constantly trying to peek inside the house, she was terrified. She quickly checked the other ways as well. Until the man left from there for a while, she didn't even dare to charge the phone. But what broke her hope was that the man had no intention of leaving. He was just constantly circling the villa and looking for a way to get inside. She could only try to call the police again and again. But even after many attempts, the call wasn't going through. Then she realized that the man in black clothes had already cut the house's internet line. She was on the verge of breaking down completely. Just as she was about to lose control of herself, she suddenly noticed the smoke detector on the ceiling. She immediately realized that if she sounded the alarm, the fire department might come there. She picked up a match and held it directly under the detector. Fortunately, the alarm finally went off. She thought that hearing the sound, the man standing outside would back off, but he didn't panic at all. He took a remote out of his bag and the alarm stopped as soon as he pressed a button. Before she could understand anything, the man started breaking the door. Fortunately, her main door was quite strong. He kept sniking it for several minutes. Then he backed off for a while. She wanted to try to get out through the back way. But as soon as she reached the door, she came face to face with the same man. And the next moment, the man started sniking the door's glass like a madman. The glass was about to break when suddenly the doorbell rang. Then she remembered that her food had been delivered. She was just taking a bath when she noticed बच्चे ने वही देख लिया था जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। जैसे ही वह घर लौटा, उसकी माँ ने उसे मर जाने का आदेश दे दिया। जापान में एक अजीब कहानी मानी जाती है। कहा जाता है कि बारिश के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस दिन लोमड़ियाँ अपनी शादी मनाती हैं और वे नहीं चाहती कि कोई इंसान उन्हें देखे। लेकिन लड़के ने इसे सिर्फ बच्चों की कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। माँ की नजर बचाकर वह अकेला जंगल में चला गया, क्योंकि वह एक पक्षी को उसके घोंसले में पकड़ना चाहता था। तभी अचानक घना कोहरा पूरे जंगल में फैल गया और चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगी। कुछ देर बाद उसने इंसानी शरीर और लोमड़ी जैसे चेहरों वाली आकृतियां देखी। डर कर वह तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। उनके हाथों में कागज की लालटेन थी। दुल्हन ने सफेद कीमोनो पहन रखा था और दूल्हे के सिर पर लाल कपड़ा बंधा था। वे 2 कदम चलते, फिर रुक जाते, फिर अजीब तरीके से अपने शरीर मोड़ते हुए आगे बढ़ते। उनका हर इशारा बेहद डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस डर में हों कि कोई इंसान उन्हें देख न ले। जैसे जैसे वह जुलूस पास आता गया, रहस्यमयी संगीत और तेज सुनाई देने लगा। पेड़ के पीछे छिपा लड़का डर से कांप रहा था। वह सांस तक रोक कर खड़ा था ताकि जरा सी भी आवाज न हो। लेकिन जैसे ही वह जुलूस उसके पास से गुजरा, उन लोमड़ी चेहरों वाली आकृतियों ने अचानक पेड़ की तरफ देखा और उनकी नजर सीधे उस लड़के पर पड़ गई। बच्चे ने वही देख लिया था जो उसे अमर होने की ताकत पाने के लिए एक बेरहम बिजनेसमैन ने गरीब लोगों को ही खून का गुलाम बना दिया। उनका खून आखिरी बूंद तक निकाला जाता, फिर विशाल मशीनें उसे प्रोसेस करके सीधे शहर के अमीर लोगों तक पहुंचाती थी। इतना ज्यादा खून बहता था कि पूरा सिस्टम किसी लाल नदी जैसा दिखता था। बस एक घूंट पीते ही बूढ़े अमीर लोगों का चेहरा जवान हो जाता और कुछ रईस तो उसमें नहाकर अपनी जवानी बचाते थे। लेकिन अपनी मरती हुई बेटी को सामने तड़पता देखकर रवि का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना कुछ सोचे सीधे उस खून से भरे पूल में छलांग लगा दी। अंदर जाते ही उसने अपनी कलाई काट ली ताकि उसके शरीर का संक्रमित काला खून पूरे पूल को दूषित कर दे। जैसे ही खून का पूरा तालाब संक्रमित हुआ, उसमें आराम कर रहे अमीर लोगों को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। अमर होने की ताकत पाने When a man was cleaning the roots of a 1,000-year-old tree, he saw something golden buried beneath the roots. Out of curiosity, he removed the soil and an ancient statue of Lord Buddha emerged. Seeing this, his joy knew no bounds. To avoid the eyes of the neighbors, he immediately took the statue home and started cleaning it. After cleaning, it was revealed that the statue was made of pure gold. Driven by greed, he took it to an antiquity smuggler. After investigation, a deal was struck between the two for millions of dollars. He felt that he had made the biggest deal of his life. But the very next day, news came that the police had recovered the statue. A government investigation revealed that its actual value was more than tens of millions of dollars. Hearing this, the ground slipped from under his feet. He became convinced that more treasure might be hidden under that old tree. So then, he started digging again. But despite searching the ground for 2.5 years, he found nothing. Just as he was about to give up, his eyes fell on a sight that blew his mind. When a man was cleaning the roots of a 2 young people were having fun on a deserted island, but then the girl's eyes fell on the yellow water flowing from the hill. She immediately called her husband. The boy tasted it and was surprised because it was extremely pure honey. Seeing this, the boy became very happy and started climbing up the rock. After a while, he saw a cave. Both went inside the cave and were stunned to see the view there. A different world was settled inside that cave. But as soon as they moved forward a little, a very large beehive appeared in front of them. Seeing such a large hive, they both got started running from there. But as soon as they reached the entrance of the cave, a terrifying sound was heard from afar. Out of fear, both ran back inside the cave. The next moment, a bee
bee as big as a helicopter arrived there. Seeing it, both fell to the ground out of fear. The good thing was that it could not attack a person hidden in a safe place. Both immediately got up and started running further into the cave, but that bee was in no mood to stop chasing them. When the situation became extremely dangerous, both ran and hid directly inside that big hive, but the bee also reached there behind them, and soon it found them. Two young people were हर सुबह यह आदमी ठीक 5 बजे उठता था। उठते ही वह कार को रस्सी से खींचकर कसरत करता था। सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम सूरज डूबने तक वह बिना रुके मेहनत करता रहता था। रात में वह डंबल को 1000 बार उठाकर अपनी ताकत बढ़ाता था। वह इतनी कड़ी मेहनत इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे दुनिया के सबसे ताकतवर आर्म रेसलिंग चैंपियन से मुकाबला करना था। उस चैंपियन की एक अजीब आदत थी, हर मैच में उसके पास एक ईंट रखी होती थी। कहा जाता था कि जो भी उससे हारता उसकी कलाई तक टूट जाती थी। जब चैंपियन को पता चला कि अगला मुकाबला इसी आदमी से है तो उसने चोरी छिपे गलत दवाइयां लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस आदमी की रोज की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। अब वह एक हाथ से कार तक खींच सकता था। आखिरकार मैच का दिन आ गया। पहले राउंड में वह हार गया, लेकिन तभी रेफरी ने बताया कि चैंपियन ने नियम तोड़ दिया था, इसलिए मुकाबला दोबारा शुरू किया गया। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मुकाबला जीत गया। लेकिन जीत के बाद उसके हाथ में तेज दर्द होने लगा। अब उसका अगला मुकाबला जापान के एक बहुत ताकतवर खिलाड़ी से था। उसने सोचा कि अब ताकत बचाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने शुरुआत से ही पूरी ताकत लगा दी। काफी जोर लगाने के बाद वह यह मुकाबला भी जीत गया। मैच खत्म होने के बाद उसने अपने हाथ पर दवा लगाई। उसका मैनेजर बोला, अब रुक जाओ, आगे खतरा ज्यादा है। लेकिन वह नहीं माना, क्योंकि खेल में वापसी करने का यह उसका आखिरी मौका था। सेमीफाइनल में उसका सामना एक पुराने चैंपियन से हुआ। मैच शुरू होते ही दोनों खिलाड़ी बराबरी पर आ गए। मुकाबला इतना जोरदार था कि हाथों को बांधने वाली पट्टी तक फट गई। अगले राउंड से पहले उसे स्टेडियम में अपने भांजे और भांजी की आवाज सुनाई दी। वे जोर जोर से उसका हौसला बढ़ा रहे थे। उनकी आवाज सुनकर उसके अंदर नई ताकत आ गई। लेकिन सामने वाला खिलाड़ी भी बहुत मजबूत था। काफी देर तक मुकाबला बराबरी पर चलता रहा। फिर एक पल ऐसा आया जब सामने वाले खिलाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। बस उसी पल उसने जोरदार पलटवार किया। कार खींचने वाली उसकी ट्रेनिंग अब काम आ गई और उसने यह मैच भी जीत लिया। अब बारी थी फाइनल मुकाबले की। फाइनल में उसका सामना दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन से होना था। जब वह मंच पर पहुंचा तो उसके भांजे रॉनी पिछले 10 महीनों से इस द्वीप पर फंसा हुआ है। एक दिन अचानक उसने समुद्र में एक जहाज देखा। मदद के लिए चिल्लाने की बजाय वह तुरंत अपने ट्री हाउस की ओर भागा। वह अपनी बनाई हुई रस्सी से ऊपर चढ़ गया और अंदर जाकर अपने बनाए हुए एक डिवाइस को घुमाया। फिर उसने अपनी बंदूक उठाई और सावधानी से आगे देखने लगा। रेत धीरे धीरे एक खंभे पर गिरने लगी और एक जाल सक्रिय हो गया। रॉनी ने तुरंत ट्रिगर दबाया। गोली एक बर्तन से टकराई, कई पुलियों से उछलती हुई आगे बढ़ी और आखिर में एक छोटा सा कैंप फायर जल उठा। रॉनी खुश होकर समुद्र के किनारे की ओर दौड़ा। तभी कुछ लोग जहाज से नीचे उतरे। असल में वे लोग समुद्री डाकू थे। रॉनी ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया, लेकिन उल्टा उन्होंने उस पर ही गोलियां चला दी। रॉनी चिल्लाया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन वे तो रॉनी को मारना चाहते थे। उनकी क्रूर योजना को देखकर रॉनी जंगल की ओर भागा। उसे द्वीप का हर कोना अच्छे से पता था। भागते भागते उसने अपना जाल सक्रिय कर दिया। डाकुओं को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। अचानक बांस की पाइपों से तीर निकलने लगे और देखते ही देखते एक डाकू तुरंत मारा गया। यह देखकर बाकी दो तुरंत सावधान हो गए, लेकिन तभी उनमें से एक जमीन पर लगे जाल में फंस गया। अगले ही पल वह हवा में खींच लिया गया और मारा गया। अब सिर्फ एक डाकू बचा था। वह रॉनी का पीछा करने लगा। रॉनी को लगा कि सब मर चुके हैं, इसलिए वह लापरवाह हो गया। तभी अचानक एक गोली उसके पास से गुजरी। आखिरी डाकू अभी भी जिंदा था। उसी वक्त एक जंगली आदमी सामने आया। उसने अपना धनुष उठाया और एक तीर चलाया। तीर सीधे डाकू के कंधे में जा लगा। असल में वह आदमी सैम था, वही सैम जिसे रॉनी ने कभी नरभक्षियों से बचाया था। दोनों ने मिलकर घायल डाकू से पूछताछ की। शुरुआत में वह निडर बना रहा, लेकिन जब रॉनी उसे धमकाने लगा तो उसने सच्चाई बता दी। उसने कहा कि हमें एक खजाने का नक्शा मिला था और हम यहाँ उसे खोजने आए थे। रॉनी ने सोचा कि वह उनके जहाज का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल सकता है, लेकिन तभी डाकुओं का सरदार आ गया। उसने रॉनी को धमकाया और नक्शे के सहारे खजाना ढूंढने को कहा, लेकिन रॉनी को खजाने का पता नहीं था। यह सुनकर सरदार गुस्से में आ गया और अपने ही आदमी को गोली मार दिया। That woman just wanted to watch. In the dense forests of Africa, some tribesmen captured a couple wandering alone. They threw both of them into a large tub, which already had vegetables and spices in it. It was clear that this was going to be tonight's dinner, but the boy was not one to sit quietly. He saw that the water had not heated up yet, so he immediately dives to the bottom of the tub. Below, he sees a weak part of the tub's wall. He comes up and signals the girl to come down too. Now both of them start kicking the walls of the tub with all their might, so that the tub can be shaken and overturned. Nothing happens for a while, but then the tub starts moving slowly from side to side. The tribesmen standing outside remain calm even after seeing this. They think that they are just making a final effort before the food is cooked. But meanwhile, the temperature of the water inside the tub starts increasing gradually. To save their lives, both go underwater again, and this time they start shaking the tub vigorously with all their might. The tub starts shaking faster than before, and suddenly in the next moment, the tub actually overturns. Hot water spreads all around, and the tribesmen retreat in panic. As soon as they get a chance, the tub starts rolling down the slope. Now it remains to be seen whether both will actually be able to escape from the jaws of death.
इस आदमी का सिर बिल्कुल रूबिक क्यूब की तरह था। जब भी उसे बोरियत होती वह समय बिताने के लिए अपने सिर को ऐसे ही घुमा लिया करता था। एक दिन वह रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसे लगा कि उसके पास थोड़ा खाली समय है, इसलिए उसने सबके सामने अपना ही सिर सुलझाना शुरू कर दिया। ये नजारा देखकर आसपास के लोग पूरी तरह हैरान रह गए, लेकिन जब वहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई तो वह घबरा गया और भूल गया कि कौन सा हिस्सा कहाँ जाना था। तभी पास खड़ी एक शरारती छोटी लड़की उसे देखकर हंसने लगी। ये देखकर आदमी चिढ़ गया। उसने जल्दी से जूस की एक बोतल निकाली और अपने उलझे हुए सिर से ही जूस पी लिया। खुद को शांत करने के बाद उसने फिर एक प्रोफेशनल की तरह अपना सिर ठीक करना शुरू किया और कुछ ही तेज चालों में आखिरकार रूबिक क्यूब को सुलझा लिया। इसके साथ ही उसका चेहरा भी वापस अपनी असली जगह पर आ गया। इस आदमी का सिर बिल्कुल A boy jumped into a large water tank for fun and started pretending to drown. The teacher immediately realized that he was just acting, but suddenly the boy became completely still. The teacher became worried and started calling out to him. Just then, the boy suddenly grabbed the teacher's neck and pulled him inside the tank too. After this, he climbed out, closed the lid, and placed a heavy stone on top so that the teacher could not get out. Finally, the teacher managed to get out somehow and became very angry. The next day, the teacher punished the boy. He had to pour all the water from the tank into a wooden barrel placed above it within 1 hour. Soon, the boy got tired and secretly started using a large vessel to remove the water quickly. But the teacher caught his trick. In the end, the boy had to face the consequences of his mistake. A boy jumped into a large water tank for... This beautiful bride had just died, but even after death, her beauty was so dangerous that a boy who came to see her कुछ लोगों ने मिलकर शहर के पीने वाले पानी के बड़े टैंक में बहुत सारा केमिकल डाल दिया, क्योंकि उनकी तरफ एक न्यूक्लियर मिसाइल तेजी से आ रही थी। उन्हें लगा कि इससे पानी जल्दी जम जाएगा और मिसाइल का धमाका रुक जाएगा, वरना पूरा शहर तबाह हो सकता है। लेकिन 10 मिनट बाद भी पानी नहीं जमा और मिसाइल लगातार करीब आती जा रही थी। तभी जिमी ने फावड़े से पानी हिलाकर उसे जल्दी जमाने की कोशिश की, लेकिन फावड़ा छोटा था जो पानी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। दूसरे टूल्स लाने का समय भी नहीं था। तभी जिमी ने बड़ा जोखिम लिया। वो सीधे टैंक में कूद गया और तेजी से उसे हिलाने लगा। इससे असर तो हुआ, लेकिन जमा हुआ पानी दलदल जैसा बन गया, जिसमें जिमी बुरी तरह फंस गया। वो जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही अंदर धंसता जाता। सबसे खतरनाक बात ये थी कि मिसाइल अब बहुत पास आ चुकी थी। अगर वो जिमी से टकराती तो धमाका फिर भी हो जाता। उसी समय उसके साथी हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने नीचे एक रस्सी फेंकी ताकि जिमी उसे पकड़कर बाहर निकल सके, लेकिन केमिकल की पकड़ इतनी मजबूत थी कि हेलीकॉप्टर पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे बाहर नहीं निकाल पाया। सब लोग घबरा गए क्योंकि समय बहुत कम बचा था, लेकिन जिमी शांत रहा। उसने फिर से रस्सी पकड़ी और पूरी तरह पानी के अंदर चला गया। जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह डूबा, उसने रस्सी जोर से खींची। टीम समझ गई कि अब उसे बाहर खींचना है। इस बार हेलीकॉप्टर ने जिमी को आसानी से बाहर निकाल लिया, क्योंकि अब उसके शरीर पर पानी और हवा का दबाव बराबर हो चुका था। उसी वक्त मिसाइल ठीक उसी जगह आकर गिरी जहां जिमी फंसा हुआ था, और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री की समझ से उन्होंने लाखों लोगों की जान बचा ली। कुछ लोगों ने मिलकर शहर के पीने दुनिया का सबसे सनकी हथियार बनाने वाला एक ऐसा आदमी था जिसकी बनाई चीजों का कोई मुकाबला नहीं था। उस त्रिशूल की बदौलत राजा ने एक एक करके पूरी दुनिया को झुका दिया। जब बाकी सभ्यताएं अभी भाप और मशीनों के शुरुआती दौर में थीं, तब अटलांटिस तकनीक में सबसे आगे निकल चुका। इंसानों की दुनिया बदलने लगी। कुछ लोगों को दिव्य शक्तियां मिली, जबकि कुछ डरावने राक्षस बन गए और दलदलों में छिपकर देवताओं की माफी का इंतजार करने लगे। राजा को समझ आ गया कि ये ताकत अगर खुली रही तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने उस भयानक शक्ति को हमेशा के लिए सील कर दिया। करीब 100 साल बाद समुद्र किनारे बने एक पुराने लाइट हाउस का रखवाला एडी अपनी ड्यूटी पर था। तभी उसे किनारे पर एक घायल लड़की पड़ी मिली। उसने बिना कुछ सोचे उसे घर ले आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आम इंसान नहीं थी। जब लड़की की आंख खुली और उसने टीवी पर एक पनडुब्बी देखी तो वो अचानक घबरा गई और भाला उठाकर टीवी तोड़ डाला। दुनिया का सबसे सनकी हथियार This little plant was very happy because he had found a new home. Just then he saw a sunflower nearby. He waved his hand towards it with great enthusiasm and said hello.